सभी को पता है सलमान खान साहब का ट्रांसप्लांट हुआ है, आमिर खान साहब का ट्रांसप्लांट हुआ है, अक्षय कुमार जी का ट्रांसप्लांट हुआ है। ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से जो है मौत हो गई। कि जो हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है ये होता क्यों? जो जवान लोग हम कभी हेयर लॉस इतना ज्यादा हो रहा है कि वो भी बॉल्ड हो रहे हैं। 16-17 साल के बच्चे के लिए रिसीडिंग हेयर लाइन बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो मेल में 30% लोगों को 30 इयर्स के अराउंड हेयर फॉल की समस्या हो जाएगी। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड ऐसे आ गए हैं जो ये क्लेम करते हैं हम आपके जो हेयर फॉल का जो कोज है उसको रूट से हम ठीक कर सकते हैं। जेनेटिक पैटर्न का हेयर लॉस रोकेगा, ये बात में बिल्कुल मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इतने भी हेयर ट्रांसप्लांट हमने आज तक सुने हैं या देखे। मोस्टली जो बड़े लोग होते हैं सेलिब्रिटीज हो तो आसानी से अफोर्ड कर सकते। कितना महंगा है कि एक मिडिल क्लास इंसान उसको अफोर्ड कर पाएगा। कि आप देखिए फॉरेन में कितने सारे एक्टर हैं जो कि बॉल्ड है, हाँ। विन डीजल है, रॉक है, स्टेथम है, ठीक है। हमारे यहाँ देखें तो अमरीश पुरी साहब थे, अंकुर खेर साहब हैं, ठीक है, सौरभ शुक्ला जी हैं। कुछ लोग पैच पहनते हैं, जैसे बच्चन साहब पैच पहनते हैं, बट अगर सिंपल आंसर पूछा जाए तो इसलिए मोटी मोटी जो है डैंड्रफ की ना खोपड़ी जो है स्कैल्प में वो जमा हो जाती है, वाइट हो जाता है, कंघी से बाहर निकालते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब आपको रूट कॉज है कैसे पता लगेगा? 1983 के वर्ल्ड कप के जो लेजेंड थे मदन लाल जी, उनका भी आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। ऐसा नहीं कि बार बार हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब जीवन में लाइफ में 3 बार ही आप अपने हेयर को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि अगर हेयर लॉस हो जाए और हेयर लॉस होने की वजह से कोई शख्स अपनी जान दे दे? आखिर हेयर लॉस क्या सच में एक बड़ी बीमारी है? हेयर लॉस या हेयर फॉल होता क्यों है? आखिर उसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या क्या है? और हेयर फॉल होने के बाद में आता है कि चलो हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। तो हेयर ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ था? और अक्सर जो हम सुनते हैं कि किसी हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से किसी इंसान की जान चली गई, इस पर भी हम बातें करेंगे। और इन सभी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अखिलेंद्र जी, जो कि एक डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है और अभी तक लगभग 25,000 से ज़्यादा जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनका ट्रीटमेंट किया है। इन्होंने इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट भी किया है, उस पर भी हम बातें करेंगे। और इन तमाम टॉपिक पर आज हम बातें करेंगे। आपके मन में जितने भी सवाल हैं ना, जो हेयर फॉल या हेयर लॉस या फिर हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित है, उन सभी का जवाब आपको आज इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अखिलेंद्र जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। थैंक यू सो मच सर। और हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस, हेयर फॉल, ये इतनी बड़ी बीमारी है ना आजकल। हमको लगता है कि कोई ऐसे हाथ मारे और हाथ में अरे यार हेयर लॉस हो रहा है और स्ट्रेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले मैं इसी से आपसे बात शुरू करना चाहूँगा कि जो हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है ये होता क्यों है, इसका मेन रीज़न क्या है? आपको अच्छा पता होगा आई थिंक इसके बारे में। ज़रूर। तो पहले इससे शुरू करते हैं। अगर डेटा की बात किया जाए तो मेल में 30% लोगों को 30 इयर्स के अराउंड हेयर फॉल की समस्या हो जा रही है, ठीक है। ओके। और जब तक वो 40 प्लस में जाते हैं तो 40-45% तक पहुंच जाता है ना। मेल और फीमेल में कॉजेस थोड़े अलग भी होते हैं। कुछ कॉजेस हैं जो दोनों में सिमिलर होते हैं और कुछ हैं जो थोड़े मेल स्पेसिफिक है। जैसे आपने देखा होगा कि मेल में बॉल्डनेस की प्रॉब्लम होती है जो कि फीमेल में नहीं है। मतलब मेल जो है पुरुष में गंजापन ज़्यादा होता है। मेल में गंजापन होता है, फीमेल में गंजापन नहीं रहता। अच्छा। इसीलिए बाय एंड लार्ज हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत फीमेल में बहुत कम पड़ती है। जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो जब मैं 100 एक ट्रांसप्लांट कर लेता हूं उसके बाद 1 या 2 केस फीमेल का होता है। तो इस हार्डली 2% वर्सेस 98% फॉर मेल हेयर ट्रांसप्लांट। अब अगर कॉजेस की बात करें तो मेल में जो मेन कॉज है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। सामान्य भाषा में अगर इसको समझाएं तो एक जेनेटिक जो हमें फादर के साइड से या मदर के साइड से, यानी कि मैटरनल साइड में मामा जी के बाल कैसे हैं, नाना जी के, पैटर्नल साइड में फादर, ग्रैंडफादर, वहाँ से वो जीन बॉल्डनेस के हमें मिल सकते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद एक वर्ड था पहले एंड्रोजेनेटिक। एंड्रोजन हमारा हार्मोन होता है, इसीलिए बच्चे लोगों में हेयर फॉल नहीं होता। जब हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं, यानी कि किशोरावस्था आती है 15 साल 16 साल के बाद, उसके बाद ये हेयर फॉल शुरू होता है। जिनमें जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है उनमें। अब ट्रेडिशनली देखा जाए, जैसे मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो शुरुआती दिनों में जो हमारे हेयर फॉल के पेशेंट आते थे उनकी एज लगभग 20-21 ईयर्स के आसपास होती थी। और जब तक ट्रांसप्लांट की नौबत आती थी तब तक एज 26-27 या उससे ज़्यादा होती थी। बट अब पिछले 10 सालों में, पिछले 1 डिकेड में ये ट्रेंड शिफ्ट होके 5 साल पहले आ गया है। यानी कि हेयर फॉल के बच्चे अब स्कूल के भी आने लगे हैं, 15 ईयर 16 ईयर्स के, एंड ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट 21-22 में भी पढ़ने लगी है।
ये मेरा सवाल भी होने वाला था कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है, इसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है कि जो जवान लोग हैं उनका भी अब हेयर लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो भी बाल्ड हो रहे हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ रही है हेयर ट्रांसप्लांट की? राइट। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जेनेटिक तो शुरू से ही है, राइट। अब बहुत सारी चीज़ें हमने क्रिएट की हैं। वो कहते हैं ना कि इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, जी। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो हमने ये चीज़ क्रिएट की है कि हम इतने स्ट्रेसफुल वातावरण में जिए। अब इन फैक्टर्स को बोलते हैं एपिजेनेटिक फैक्टर। ओके। अब ये क्या चेंजेस आए हैं पिछले 20-25 सालों में अगर आप जी। देखें, तो ये मोबाइल, ठीक है, अभी रात में सोते वक्त सब लोग ये मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हाँ, हैं, करते हैं। राइट। सुबह उठते पहली चीज़ क्या होती है, अलार्म भी इसमें लगता है, लाइट। आप खोलते हैं फिर इंस्टाग्राम खोल के शुरू हो जाते हैं। हमारा दिमाग इस तरीके से के लिए नहीं बना है। जैसे एक होता है सर्केडियन रिदम, रात सोने के लिए बनी है, उसका एक प्रॉपर टाइम है। अगर हम बहुत लेट तक सोएंगे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ठीक है, और बहुत लेट उठेंगे, तो ये सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है, राइट। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम सुबह उठ के एक पहले की तरह के काम, पहले लोग कैसे सुबह उठते थे, सुबह उठे, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बच्चे बाहर गए, है ना, आपने थोड़ी वर्जिश की, थोड़ी एक्सरसाइज की। आज भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं जो कि हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आपने कुछ पूजा की, उसके बाद आप ऑफिस के लिए तैयार हुए, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस गए, राइट। लेकिन अगर ये शेड्यूल ऐसा हो कि आप 11 बजे सो के उठ रहे हैं, उठते ही आप मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग की हैबिट, जिसकी वजह से डायरेक्ट हेयर फॉल का रिलेशन होता है ना। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हम मना करते हैं कि 1 महीने तक तो बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करना है। तो ये सब लाइफस्टाइल चीज़ें हैं जो अभी बढ़ गई हैं। फूड हैबिट्स, बच्चों की फूड हैबिट्स, आपने देखा होगा अभी बच्चों में मोटापा बहुत कॉमन हो गया है। और ये चीज़ें केवल बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ये ओवरऑल नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा फूड एडल्ट्रेशन, जैसे फूड तो आप अच्छा खा रहे हैं बट उसकी गुणवत्ता खराब हो गई है। हमें पता है कि अंडा में से 6 ग्राम प्रोटीन होता है, राइट। लेकिन अगर उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी हो रहा है, उसमें एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी हो रहा है, तो क्या वो अंडा हेल्दी रह गया? नहीं। तो फूड हैबिट्स, फूड एडल्ट्रेशन, स्क्रीन टाइम, जल्दी सोना, देर से जगना, है ना, दीज हैबिट्स, स्मोकिंग, इन सारी हैबिट्स की वजह से जो हेयर फॉल पहले 20 साल उसके बाद दिखता था, वो 15-16 साल में भी दिखने लगा है। अभी आपने बोला है स्क्रीन टाइम, हमने सुना है या जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ हम पॉडकास्ट करते हैं, अक्सर आता है कि आपकी इसको माइग्रेन आपको हो सकता है, आपको जो है नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आंखें आपकी ख़राब हो सकती है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन देख के आपके हेयर लॉस हो सकते हैं। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है कि क्या कनेक्शन है? थोड़ा बताएंगे वो साइंटिफिकली क्या कनेक्शन है, क्यों ऐसा होता है? राइट। तो देखिए एकदम डायरेक्ट नहीं, बट इफेक्ट देखिए कैसे है। जब हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, या हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो हमारे ब्रेन पे एक स्ट्रेस का काम करता है, तो जब भी स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में, तो उससे कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। वो एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। एड्रेनलिन इंक्रीज होता है जो हमें फ्लाइट फ्राइट मोड में रखता है। इन सभी चीजों की वजह से हेयर फॉल भी इंक्रीज होता है। इन सभी चीजों की वजह से मोटापा आता है, ब्लड शुगर बढ़ता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे स्किन की भी प्रॉब्लम होती हैं, बढ़ती हैं, जैसे सोरियासिस की प्रॉब्लम, एक्जिमा की प्रॉब्लम, हेयर में एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। जैसे आपने बोला माइग्रेन की प्रॉब्लम, इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सारे इश्यूज बढ़ते हैं। तो इसमें मुझे ये पेरेंट्स को भी बताना होता है। जब भी पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि ये वाला जो एज ग्रुप है जो हमारे पास ये 15 से 21 साल के आ रहे हैं, इनमें पेरेंट्स की भी बहुत जिम्मेदारी है कि वो इनको बताएं कि स्क्रीन टाइम कितना रखना है। थोड़ा तो रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी पढ़ाई भी अब लैपटॉप पे होती है और आईपैड पे होती है, तो दैट्स ओके। मोबाइल भी हमारे जीवन का हिस्सा है, दैट्स आल्सो ओके, बट टू मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्क्रीन टाइम इज रियली बैड। वो उनको बताएं कि उसको हमें रोकथाम उसकी करनी है। एक दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कई बार पेरेंट्स को लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है, चलो इस नेचुरल है, नॉर्मल है, बट 16-17 साल के बच्चे के लिए रिसीडिंग हेयर लाइन बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण बन सकती है। तो रिसीडिंग हेयर क्या होता है? रिसीडिंग हेयर लाइन मतलब हेयर लाइन का पीछे जाना, मतलब एक तरह से बॉल्डनेस की शुरुआत होना। ओके, धीरे धीरे गंजापन होना, धीरे धीरे गंजापन की शुरुआत होना। तो गंजापन की ग्रेड्स होती है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक। ग्रेड 1 मतलब होता है कि जस्ट अभी हेयर थिनिंग शुरू हुई है, हेयर लाइन अभी रिसीड नहीं हुई है। ग्रेड 2 में थोड़ी सी रिसीड होती है, बट अभी भी किसी को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं रहती है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोफाइल के लोग जो एस्पायरिंग एक्टर हैं या एक्टर हैं, वो मॉडल्स हैं, वो हमारे पास आते हैं, यूट्यूबर हैं, या बहुत सारे पॉडकास्ट में दिखाई देते हैं, तो वो लोग ग्रेड 2 में भी ट्रांसप्लांट कराते हैं बिकॉज दे वांट द परफेक्ट हेयर लाइन। बट ग्रेड 3 तक पहुंचते पहुंचते हर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। ग्रेड 7 वो एक लास्ट ग्रेड है जहाँ पे पूरी तरह से बॉल्डनेस हो जाती है। तो ये ग्रेड्स होती हैं। तो ग्रेड 7 में भी हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट? ग्रेड 7 में भी ट्रांसप्लांट हो पाता है।
कुछ केसेज में जहाँ पे डोनर एरिया अभी हेल्दी है, जैसे मैंने बताया कि अब हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होने लगी है, तो कुछ अनफॉर्चुनेट केस में एट द एज ऑफ 27-28 ओनली ग्रेड 7 तक हेयर फॉल हो जाता है। तो वहाँ पे चूंकि हेयर की क्वालिटी अच्छी रहती है बिकॉज ऑफ वेरी यंग एज, तो वहाँ हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। स्कैल्प के साथ साथ हम लोग बियर्ड से भी हेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ केसेज में, कुछ सिलेक्टेड केसेज में चेस्ट से भी हेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। ये चीज़ हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। मुझे याद है 2018 में लॉस एंजलिस में हमारी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे मेरा लेक्चर का टॉपिक यही था कि स्कैल्प से, बियर्ड से और चेस्ट से हेयर ट्रांसप्लांट करके ग्राफ्ट लेके कैसे एक डिफिकल्ट केस में, ग्रेड 7 के केस में या रिवीजन के केस में कैसे अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। ओके, अभी आपने बोला, हालांकि ये बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जब आदमी बोल्ड दिखता है, कोई जो पुरुष होता है मेल, उसको जो गंजापन होता है वो इतना होता है यहाँ तक, ये नहीं होता है, पीछे नहीं होता है, यानी पीछे से बाल, आज तक कोई ऐसा इंसान मेरे को बोल्ड नहीं मिला जिसको पीछे से हेयर लॉस हुआ हो। आसान भाषा में साइंटिफिक तरीके से बताइए कि यहाँ से या यहाँ से बोल्डनेस क्यों नहीं होती। तो इसका उत्तर मैं सरल भाषा में आपको बताता हूँ जी। कि जो हमारा डीएसटी हार्मोन होता है जी। उसको कंबाइन करने के लिए रिसेप्टर चाहिए, जो कि इन बालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इस जगह पे होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों का हेयर फॉल यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद टॉप ऑफ द हेड यानी कि वर्टेक्स पे होता है, वहाँ पे हेयर फॉल शुरू होता है ना, एंड उसके बाद बीच का एरिया जाता है। लेकिन ऑक्सीपिटल रीजन, बैक ऑफ द हेड और साइड के हेयर, उनमें ये नहीं होता, इसलिए वो हेयर डीएसटी रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए वो समय के साथ नहीं जाते। और जब हम ट्रांसप्लांट करके उनको आगे की तरफ लगा देते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ के हेयर आपने यहाँ पे लगाए, तो जो अभी आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है नया नया, उनकी लाइफ लंबी होगी, वो मतलब वो जल्दी से झड़ने के नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है, अभी यहाँ समझने की ये बात है, कई बार पेशेंट को ये मिथ रहता है कि ट्रांसप्लांट करा दिया तो अब हेयर ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी का ग्रेड 3 है, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बॉल्डनेस हुआ है, ग्रेड 3 बॉल्डनेस है, और वहाँ पे उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, वहाँ पे अच्छी हेयर लाइन आ गई। लेकिन आपका जो हेयर लॉस का प्रोसेस है वो उस ट्रांसप्लांट से नहीं रुकेगा, क्योंकि हेयर लॉस के प्रोसेस को रोकने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए, यानी कि दवाएं या कुछ पीआरपी, जीएफसी, एक्सोसोम, इस तरह के ट्रीटमेंट चाहिए। और जब जब इसकी प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, तभी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ दवा खाना है, ठीक है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम 44 नाउ, व्हेन आई स्टार्टेड ट्रीटमेंट आई वाज 22, यानी कि 22 साल पहले, जब मैं 22 साल का था, तब से मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया। और मेरा भी जेनेटिक बहुत स्ट्रांग है ना, फादर, ग्रैंडफादर, इवन मेरा कजन भी बॉल्ड है ना, तो ये जीन तो आए ही हैं, है ना, राइट। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया, इट वाज 2004, आज से 22 साल पहले, और उस समय ट्रीटमेंट आ चुका था, एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट आ चुके थे, और वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू किया। बट ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं 22 साल से लगातार दवा खा रहा हूँ। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी शुड ट्रीट हेयर फॉल। ओके सर, एक बात और बताइए, अभी कुछ लोग क्या होते हैं कि थोड़ा स्टाइल के लिए जो हेयर स्टैंडिंग होती है, ठीक है, या फिर रिबॉन्डिंग वगैरह होती है, इन सब में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई हीट दी जाती है बालों को, ठीक है, उसका हमारे हेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ सकते हैं? राइट। ज़्यादातर ये फीमेल पेशेंट, हाँ, ज़्यादातर फीमेल पेशेंट हमारे पास आते हैं इस चीज़ को, प्रॉब्लम को लेके। रीबॉन्डिंग में देखिए, वर्ड आपने देखा रीबॉन्डिंग, है ना, तो हेयर में दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कुछ और भी बॉन्ड होते हैं, बट दो प्रमुख बॉन्ड हैं। एक होता है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन इज द वीकर एंड हाइड्रोजन डाइसल्फाइड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो जब केमिकल से, इसमें केमिकल यूज होता है सोडियम थायोग्लाइकोलेट, और कुछ और केमिकल यूज होते हैं, हीट यूज होती है, इससे आपका जो नेचुरल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। अब आप बताइए, किसी का नेचुरल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे? राइट। अब कभी कभी ये बहुत सारे फीमेल जो करा रहे हैं उनको हेयर फॉल नहीं हो रहा होता है, बिकॉज नेचुरली उनके बाल बहुत अच्छे हैं, राइट। बट अगर किसी के बाल उतने स्ट्रांग नहीं हैं और वो अगर रिबॉन्डिंग कराएंगे तो हो सकता है एक सेशन के बाद ही उनको हेयर फॉल शुरू हो जाए। लेकिन जिनके अच्छे बाल हैं वो मल्टीपल सेशन करा लेंगे, उसके बाद शायद उनको वो प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम तो होने का चांस बहुत बढ़ता है। ओके, तो इसको जितना कम हो सकता है उतना करना चाहिए, जितना कम हो सकता है उतना कम करें। ओके, थोड़ी हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर बात करते हैं, और आपके पास में एक्सपर्टीज़ भी है, लेकिन इससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया था सर। अक्सर हर चीज़ की एक मतलब बर्थ होती है, एक जड़ होती है कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट जो है, अक्सर हमारे मैथोलॉजी में बोलते हैं कि पहली सर्जरी जो है भगवान शिव ने की थी, गणेश जी का जो गर्दन काटा था, समथिंग जो भी एक मान्यता है कि नहीं पता नहीं, बट ऐसा बोलते हैं। लेकिन एज ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हेयर ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई
कब हुई, किसने की, क्यों शुरू की उसने, आखिर उसको क्या लगा कि यार दोबारा से बाल उगा देने चाहिए, ऐसा क्या था, थोड़ा बताइए कहानी। राइट, सो जिसको फादर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जी। उनका नाम है, ही इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम यूएसए, Okay. डॉक्टर नॉर्मन ऑरेंट्रिच, ओके। है ना। उन्होंने 1958 में पेपर पब्लिश किया था हाँ। और उनको फादर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट माना जाता है Okay. ना। उसके बाद लेटर 1980s में कुछ जापानी डर्मेटोलॉजिस्ट थे, कुछ यूएस के डर्मेटोलॉजिस्ट थे, Okay. जिन्होंने इसको शुरू किया। ठीक है। राइट, तो ये लगभग 1980s से कमर्शियली हेयर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ और लगभग लेट 90s में इंडिया में भी हेयर ट्रांसप्लांट शुरू हो गया था। तो अगर आप फादर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में करें तो ही वाज अ यूएस बेस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, ठीक है। तो अब ये बताइए कि वहाँ से लेके अब तक पहले क्यों उन्होंने किया था, उनको क्या लगा था कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए? जैसे देखिए, मेडिकल धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। आपको पता है बहुत पहले टीबी का भी इलाज नहीं था, ट्यूबरकुलोसिस का भी इलाज नहीं था, राइट। और अभी टीबी बहुत आसानी से हम लोग क्योर कर लेते हैं, है ना। अच्छा डायग्नोसिस हो जाता है, समय से इलाज हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही हेयर का भी है। बहुत साल पहले हेयर के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिकल साइंस में, कोई इलाज नहीं था। अब उसके बहुत अच्छे इलाज आ चुके हैं, है ना। इसी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट, है ना। तो बॉल्डनेस एक प्रॉब्लम तो है, बहुत सारे लोगों को एक लुक का, एक कॉस्मेटिक कंसर्न रहता है, एक बड़ा कंसर्न रहता है। तो ये सोच के वहाँ पे वो शुरू किया गया। बट अर्ली 80s में या 90s में जो टेक्निक यूज की जाती थी और आज 2026 में जो टेक्निक यूज की जा रही है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें बहुत बहुत अंतर है। ओके। अक्सर एक मिथ होता है हर चीज़ के बारे में, कोई ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारे मिथ जो है सोसाइटी में क्रिएट हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों में मिथ हो जाता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए वो जाते हो ऐसे ही कहीं पे भी, तो आपका माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, डैमेज हो सकता है आपका ब्रेन, आपको कैंसर जैसी चीज़ें हो सकती है, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है, या आपका जो स्कल्प है वो ख़राब हो जाएगा, ये नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं सोसाइटी में। ये इस मिथ्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सच में हेयर ट्रांसप्लांट से कोई इस तरह की निगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे? राइट, तो जैसे आपने बोला ये मिथ ही है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। एक एक करके शुरू करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक माइनर सर्जरी है। इसमें स्किन के ऊपर के 3 to 4 मिलीमीटर में ही काम किया जाता है। इससे कोई परमानेंट साइड इफेक्ट का कोई चांस नहीं है, नहीं स्किन कैंसर का, नहीं ब्रेन में किसी इंजरी का। आप समझिए जैसे ब्रेन एक हमारा पेरिक्रेनियम करके स्ट्रक्चर होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सुरक्षित है और वो बहुत डीप है। उसके ऊपर बहुत सारी लेयर है और उसके ऊपरी लेयर पे हम ये काम कर रहे होते हैं। तो उससे किसी भी तरह की ब्रेन इंजरी का या किसी भी तरह का स्किन कैंसर का या कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट का चांस नहीं रहता है। अब ये ज़रूर है कि चूंकि ये सर्जरी है, इसलिए काबिल हाथों में हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हो, पेशेंट का चुनाव सही तरीके से हो और डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये सारी चीज़ें सिंक हैं, सही तरीके से हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। लेकिन सर अभी जब हम थोड़ा सा पीछे अगर लौट के देखें तो बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट आते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, कि हेयर ट्रांसप्लांट से जो है मौत हो गई। सुनने में बहुत अजीब लगता है। जब आपने बोला माइनर सर्जरी होती है, फिर भी इंसान की मौत हो गई, फिर भी जो है मतलब एक मौत होने का मतलब यह है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा उसके शरीर में, तभी डेथ इंसान की होती है। तो क्यों फिर हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ होती है? क्यों इस तरह की न्यूज़ जो है वो बाहर आती है? एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रूल रेगुलेशन उतने स्ट्रांग नहीं है जो कि होने चाहिए। जी। क्लियर कट गाइडलाइन है कि डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, इसके अलावा ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन या एटलीस्ट एमबीबीएस डॉक्टर जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में हो, उन्हें ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अब रही बात, जैसे आपने डेथ का बताया, तो शायद आपको नहीं पता होगा, जो फर्स्ट डेथ रिपोर्ट थी, टू माई नॉलेज इट वाज 2016। ये आज की बात नहीं, आज से 10 साल पहले की बात है। एंड इट वाज इन चेन्नई और एक सलून में सर्जरी हो रही थी। सलून में? सलून, बाल काटने वाले सलून में? बाल काटने वाले सलून में सर्जरी हो रही थी और वो पब्लिक फोरम में है, आप गूगल करके देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट हु डाइड वाज द मेडिकल स्टूडेंट। ही वाज जस्ट 22-year-old मेडिकल स्टूडेंट। तो ये चीज़ हमें ये सुनिश्चित करना है, एज ए पेशेंट हमें क्या पता होना चाहिए, एज ए डॉक्टर क्या आपकी भूमिका बनती है, और एज ए लॉ इन्फोर्समेंट भी आपकी क्या भूमिका होती है, उसके बारे में अगर बात करें तो एज ए पेशेंट हमें ये देखना है कि जहाँ भी हम ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं, क्या वो एक डॉक्टर का सेंटर है ना? क्या वो सर्टिफाइड डॉक्टर का सेंटर है, उसमें डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, क्या प्रॉपर बेसिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ रेड फ्लैग होते हैं, जैसे अब रेड फ्लैग के बारे में बताऊं, कहीं पे बताया जाता है अनलिमिटेड हेयर ट्रांसप्लांट, अनलिमिटेड हेयर वाला ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो हेयर हैं यही अनलिमिटेड नहीं है, तो अनलिमिटेड हेयर ट्रांसप्लांट कैसे हो सकता है, ठीक है। अनरियलिस्टिक डिस्काउंट, है ना। तो अगर डिस्काउंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब गुणवत्ता वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, राइट। तो इसलिए केवल कॉस्ट को देख के नहीं जाना चाहिए। हमारा जो डोनर एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड है, एक एक स्ट्रेन को
बहुत ही बारीकी से, बहुत ही संभाल के खर्च करना चाहिए। अगर अच्छा भी ट्रांसप्लांट हो रहा है तो भी लाइफ में 3 या 4 बार ही सर्जरी हो सकती है। ऐसा नहीं कि बार बार हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब जीवन में, लाइफ में 3 बार ही आप अपने हेयर को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। एग्जैक्टली 3 या 4 बार, क्योंकि जो डोनर एरिया है टिपिकली अराउंड 8,000 टू 9,000 ग्राफ्ट अच्छे डोनर एरिया में हम ले सकते हैं, और एक सर्जरी में लगभग 3,500 ग्राफ्ट की जरूरत होती है। सो विद दैट सिंपल कैलकुलेशन 3 बार ही सर्जरी हो पाएगी। अगर किसी का केवल हेयर लाइन बनाना है, जैसे हमारे मॉडल्स कुछ आते हैं, कुछ एक्टर्स आते हैं, तो वहाँ पे शायद 4 बार भी हो जाए। बट ऐसा नहीं कि मल्टीपल टाइम हो सकती है, 5 बार 10 बार ऐसे सर्जरी नहीं हो सकती। इसलिए जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन मैं देखता हूँ वो ये होता है कि डोनर एरिया का ओवर हार्वेस्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से हम ग्राफ्ट ले रहे हैं वहां से इतने ज्यादा ग्राफ्ट ले रहे हैं कि फ्यूचर में वहां पे ट्रांसप्लांट करने की संभावना उसको खत्म हो जाती है। और अगर ट्रांसप्लांट अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो अगला डॉक्टर जब आप अच्छे से ढूंढ के वहाँ पे जाएंगे तो वो भी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। जहाँ तक डेथ का सवाल है तो पेशेंट को ये देखना चाहिए कि एक सर्टिफाइड क्लिनिक होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड क्लिनिक होना चाहिए, डॉक्टर का डिग्री होना चाहिए, डॉक्टर का एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए, और इसके बाद आप वहाँ पे कुछ बिफोर आफ्टर के केसेस दे सकते हैं, कुछ पेशेंट से बात कर सकते हैं, और पूरी तरह से सुनिश्चित करने के बाद ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। एज ए डॉक्टर हमें ये देखना है कि जो बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो सारी पूरी होनी चाहिए, है ना। जैसे किसी का ब्लड शुगर अगर हाई है तो उस समय हमें नहीं करना है इसे इलेक्टिव सर्जरी। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट अभी तक आ चुके हैं इतने सालों में जहाँ पे ब्लड शुगर हाई है और हमने उनको पहले अनडायग्नोस्ड डायबिटीज के केसेस होते हैं जो पेशेंट को पता ही नहीं रहता, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है। जिस इंसान को डायबिटीज़ है, हेयर ट्रांसप्लांट उसको नहीं कराना चाहिए या उसको डिले करना चाहिए? राइट, वही मैं बता रहा था कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल होना चाहिए। जैसे HbA1c का वैल्यू जो होता है वो लेस देन 7 होना चाहिए, प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज देना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस एंड कुछ पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया है, बहुत सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट पे ट्रांसप्लांट किया है। तो हाइपरटेंशन या डायबिटिक होना ट्रांसप्लांट के लिए कंट्राइंडिकेशन नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, सुरक्षित सर्जरी है। लेकिन कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन और कुछ बेसिक पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉलोअप एंड प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। किस तरह के इंसान को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट कुछ कंडीशंस में नहीं हो सकता है, जैसे कि अगर ग्रेड 7 हो गया है और आपका डोनर एरिया बहुत ही कमज़ोर है तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। आपका डोनर एरिया अच्छा नहीं था और आपका बहुत ही ख़राब ट्रांसप्लांट हो चुका है जिसमें डोनर एरिया सारा निकल चुका है यहाँ से, तो भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है या आपका BP अभी कंट्रोल नहीं है तो भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो कुछ मेडिकल बैकग्राउंड पर नहीं कर सकते, और कुछ कंडीशन जहाँ पर बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पर ट्रांसप्लांट का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अदरवाइज किसी भी इसमें करा सकते हैं? राइट। सो अगर देखा जाए तो लगभग 95 टू 98% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनका ट्रांसप्लांट संभव होता है। ओके। इसके अलावा अगर पेशेंट की एक्सपेक्टेशन सही नहीं है, जैसे कोई बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा है और उसको लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाद मेरी या आपकी तरह हेयर हो जाएंगे, और ये सही एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उनका भी ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि हम बैक से भी जो है हेयर ले सकते हैं, आपकी दाढ़ी से भी ले सकते हैं, चेस्ट से भी अगर है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं मानता हूँ कि वहाँ पे कहीं बाल नहीं है इंसान को, क्या किसी और के फॉलिकल्स निकाल के दूसरे को लगाया जा सकता है? राइट, हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पेशेंट पूछते हैं। तो दूसरे के ग्राफ्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे देखिए जो भी सर्जरीज होती हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, उसमें बहुत सारी मैचिंग करने के बाद सर्जरी की जाती है। इसके बाद भी इम्यूनोसप्रेसेंट जो हमारी इम्यूनिटी को ऐसे सप्रेस रखे कि वो ऑर्गन रिजेक्ट ना हो, है ना, हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे, उसके लिए दवाएं पूरी उम्र चलती हैं। लेकिन बाल जैसी चीज़ के लिए कोई ऐसी दवा जो पूरी उम्र चले जिसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ऐसा देना नहीं है, इसलिए किसी और के बाल नहीं लगा सकते। अच्छा, जैसे आप ही बोला ना अपने किडनी विडनी, अक्सर बोलते हैं कि भाई अगर मतलब फैमिली में ही मान लीजिए, फैमिली में भाई ये किडनी फैमिली वाले की, इसको अडेप्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लड हो जाएगा, फैमिली एक ही जीन है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शरीर एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए फैमिली से ही किसी दूसरे के फॉलिकल्स लेके हेयर ट्रांसप्लांट, फैमिली से नहीं ले सकते, लेकिन अभी एक केस US में हुआ है रिसेंटली, जहां पेशेंट A ने पेशेंट B को किडनी ट्रांसप्लांट किया हुआ है और उसके रिजेक्शन को रोकने के लिए एनीवे वो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं ले रहे हैं, और उसके बाद भी पेशेंट A ने पेशेंट B को हेयर भी डोनेट किया और हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। आप समझ रहे हैं बात को? यानी कि केवल हेयर ट्रांसप्लांट दूसरे की ग्राफ्ट लेके नहीं कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर केस जहां पे पेशेंट A ने पेशेंट B को किडनी भी ट्रांसप्लांट कर रखा है और ऑलरेडी पेशेंट दवाएं ले रहे हैं उसको उसके रिजेक्शन को रोकने के लिए, तो ऐसे केस में हेयर ट्रांसप्लांट वहां पे हुआ है। बट अगर सिंपल आंसर पूछा जाए तो इट्स नो। अक्सर लोग में एक चीज़ और होता है कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, ठीक है, और जो फोटोज़ बहुत सारी सर्कुलेट होती है, बहुत भयानक सा दिखता है शुरुआत में जो आपका स्कैल्प होता है। हेयर ट्रांसप्लांट कराते वक्त क्या पेन होता है?
कितना पेन होता है, कैसे आप उसको सप्रेस करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? राइट, सी हेयर ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी है। ओके। बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया देके ट्रांसप्लांट किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद कुछ भी फील नहीं होता, कुछ भी पता नहीं लगता। हमारे सोशल मीडिया पे भी हमने डाल रखा है जहाँ पेशेंट स्नोर कर रहे हैं, यानी आराम से सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और बिल्कुल वहाँ पे पेन नहीं हो रहा है, राइट। अब वो लोकल एनेस्थीसिया देते समय जो हल्का सा पेन होता है, जैसे हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं तो हल्का सा पेन होता है, तो बस उतना ही है। तो अगर पेन की ग्रेड में देखा जाए 10 इज मोस्ट सीवियर पेन एंड 1 इज जस्ट स्टार्टिंग पेन, तो इस हार्डली नंबर 2 और नंबर 3, एंड दैट ऑल्सो ओनली ड्यूरिंग गिविंग लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद आपको कुछ भी फील नहीं होता है। ऐसी कोई एज है हेयर ट्रांसप्लांट की, इस एज से ऊपर और इस एज से नीचे हम चाहकर भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? सामान्यतः 21 साल के पहले ट्रांसप्लांट नहीं करते। अभी जैसे एक जेंटलमैन आए अपने बेटे को लेके जो कि 19 साल का है और उसकी हेयर लाइन थोड़ी पीछे चली गई है, तो मैंने कहा कि पहले अभी मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं और नॉर्मली मैं 21 ईयर के पहले हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करता हूँ। बट अगर किसी का 19-20 साल में थोड़ा 21 के पहले भी पूरी तरह से हेयर लाइन जा चुकी है, जिससे उसके कॉन्फिडेंस में कमी हो रही है, जिससे उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसी तरह से कोई अपर लिमिट नहीं है। जैसे हमने 70s में भी काफ़ी लोगों का किया हुआ है, एक्टिंग प्रोफाइल के लोग हैं, क्रिकेट फील्ड के लोग हैं जिनकी एज 73-74 में ट्रांसप्लांट किया हुआ है। एंड टू माई नॉलेज वर्ल्ड में सबसे सीनियर जेंटलमैन का हुआ है जिनकी एज 85 ईयर्स है। तो पेशेंट स्वस्थ होने चाहिए, डोनर एरिया अवेलेबल होना चाहिए, तो हम वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके। हेयर ट्रांसप्लांट के जहाँ पे भी होर्डिंग लगे होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट वो लगे होते हैं, उनके साथ में ना एक दो चीज़ें मैंने ये मतलब देखा है कि FUE FUT समथिंग कुछ वो लिखा होता है, राइट। ये दोनों में क्या फ़र्क है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये टेक्निक है हेयर ट्रांसप्लांट की। अच्छा। FUT टेक्निक थी जो 80s में शुरू हो गई थी एंड 2006 तक वही टेक्निक थी, जिसमें FUT फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट बोलते हैं या स्ट्रिप मेथड भी बोलते हैं, जिसमें एक स्ट्रिप यहाँ से ऑक्सीपिटल एरिया से काटी जाती है और उसके बाद वहाँ पे सूचर यानी कि टाके लगा दिए जाते हैं। उस स्ट्रिप में जो हेयर मिले उसको स्लाइवर करके अलग अलग करके फॉलिकल यूनिट निकाल के उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि ग्राफ्ट निकालने का तरीका अलग था। ओके, राइट। FUE टेक्निक उसके बाद आई 2006 ऑनवर्ड, 2007 ऑनवर्ड्स, और उसमें ग्राफ्ट को 1 बाई 1 मशीन के द्वारा निकाला जाता है, यानी कि उसमें कोई टाँका नहीं लगता है, उसमें कोई कट नहीं होता, कोई स्ट्रिप नहीं निकाली जाती और ग्राफ्ट को 1 बाई 1 निकाला जाता है। तो ये दोनों टेक्निक के नाम है। एक DHI भी होता है, राइट। DHI कोई अलग टेक्निक नहीं है, वो बेसिकली FUE के एक्सट्रैक्शन दोनों में सेम होते हैं। DHI में एक DHI में एक पेन द्वारा, जिसको एक इम्प्लांटर द्वारा ग्राफ्ट को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन की टेक्निक दोनों में सेम है, इम्प्लांटेशन की टेक्निक अलग है। तो जिस डॉक्टर को जिस भी टेक्निक में इजी लगता है या जिस डॉक्टर का जिस भी टेक्निक में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, वो उस टेक्निक को फॉलो कर लेते हैं। दोनों ही टेक्निक बहुत अच्छी है। ओके। अक्सर क्या होता है, कभी कभी जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे आपने ऐसे भी पेशेंट देखे जिनके पहले हेयर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपके पास आते हैं क्योंकि उनको ये तो उससे संतुष्ट नहीं है या बहुत बेकार लग रहा है। किन किन कारणों से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी फेल हो सकती है? राइट से देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अभी हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉमनेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी है वर्ल्ड वाइड। टर्की में बहुत सारा ट्रांसप्लांट हो रहा है, इंडिया में बहुत सारा ट्रांसप्लांट हो रहा है, लगभग हर देश में ट्रांसप्लांट यहाँ पे हो रहा है। अब होता क्या है कि जब आप ट्रांसप्लांट में सिंपल बाल उगाना नहीं है, राइट, बाल को आपको ऐसे एंगल, डायरेक्शन, डेप्थ और डेंसिटी पे लगाना है कि जब वो ग्रोथ हो तो पता न चले कि ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर ट्रांसप्लांट का बहुत ज़्यादा पता चल जा रहा है, इसका मतलब वो अच्छा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। तो अभी परसों ही जो मैंने केस किया उसमें पेशेंट की ग्रोथ अच्छी थी। पेशेंट वॉज यंग फ्रॉम पंजाब, उन्होंने टर्की में कराया था, ग्रोथ भी थी, लेकिन वहाँ पे फ्रंट हेयर लाइन काफ़ी स्ट्रेट थी और उस लाइन पे मल्टीपल हेयर लगे हुए थे, गुच्छे हेयर के लगे हुए थे, 3 फॉलिकल या 4 फॉलिकल वाले ग्राफ्ट लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो हेयर लाइन अननेचुरल लग रही थी। तो इसको ठीक कराने के लिए बहुत से लोग आते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में बिल्कुल ग्रोथ नहीं आई या बहुत ही स्पार्स ग्रोथ आई, बहुत ही कम ग्रोथ आई, तो वहाँ पे रिवीजन के लिए बहुत कॉमनली लोग आते हैं। अक्सर हमने हेड का तो हमने देखा अभी, सर पे जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, दाढ़ी में भी होता है। यस, बियर्ड में भी जो कॉमनली हम लोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि क्लेफ्ट लिप के बच्चे होते हैं जहाँ पे यहाँ पे स्कार होता है, राइट, तो वहाँ पे हम बहुत सारे केसेस में करते हैं। कई बार रोड ट्रैफिक होता है तो यहाँ पे पहले चोट लगती है क्योंकि आगे का भाग है, या यहाँ पे लग जाती है आईब्रो पे, वहाँ हेयर चले जाते हैं और काफ़ी स्कार बन जाता है। तो ये कॉमन कॉज है फेस पे हेयर ट्रांसप्लांट करने का। इसके अलावा कुछ लोगों में बहुत ही कम बियर्ड आती है जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमने कुछ ट्रांसजेंडर पेशेंट का भी ट्रांसप्लांट किया हुआ है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। कॉमनली जो बियर्ड से लेते हैं वो रिवर्स होता है,
है बियर्ड से ग्राफ्ट लेके स्कैल्प पे ट्रांसप्लांट करना, ये एक कॉमन प्रक्रिया है। अच्छा, ये बताइए, मैंने जितने भी मोस्टली आई थिंक एक मैंने अभी जाकर अपने लाइफ में मैंने वो केस मैंने देखा है, मर्दों में ज़्यादा होता है जैसे हम लोग बात करते, क्या फीमेल में भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है? यस, फीमेल में भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है। जैसे मैंने बताया 2-3% पेशेंट हमारे फीमेल है जहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। उनमें क्या रीजन रहता है, एक तो उनका फोरहेड बहुत ब्रॉड होना, कुछ फीमेल में फोरहेड बहुत ब्रॉड होता है। अब अगर हेयर लाइन नीचे लानी है फिर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा अगर कहीं डिफ्यूज थिनिंग हुई बहुत ज़्यादा और आपने उसको समय रहते ट्रीटमेंट नहीं कराया और 5 साल 10 साल 15 साल बीत गए और एक पर्टिकुलर एरिया में बिल्कुल ही हेयर कम हो चुके हैं, तो उस केस में भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके। अक्सर क्या होता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है ना, खास करके हमारे इंडिया के लोग, हमारे इंडिया की जो मेंटलिटी है वो ये है कि सब कुछ बेस्ट मिलेगा आपको बाहर। आप तुर्की जैसे कि हब है, आप दुबई जाइए, आप यूएस से जाइए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे अगर अंग्रेज़ करेगा तो उनको लगेगा यहाँ बढ़िया हुआ है, टॉप क्लास। सिंगापुर जैसी जगहों पर क्यों जाते हैं, उनको क्यों उतना पसंद है बाहर, जबकि हमारे यहाँ पे बाहर से लोग हमारे यहाँ पे आके कराते हैं। तो अभी भी हमारे खुद के लोगों में जो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके प्रति इतना विश्वास क्यों नहीं है? अगर है तो फिर इतना उसके बाद भी लोग वो जाते हैं, इसके पीछे कोई मेन रीज़न है? राइट। सो अंकुर जी, ऐसा नहीं है। अभी इंडिया मेडिकल टूरिज्म का हब है, नॉट ओनली हेयर ट्रांसप्लांट बल्कि सारी आप सर्जरीज देखें तो वर्ल्ड के लगभग हर कंट्री से लोग आके हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट कराते हैं। इवन मैं अपने क्लिनिक की बात करूँ तो वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट से, चाहे वो अफ्रीका है, यूएस है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर कॉन्टिनेंट से लोग आके यहाँ ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। राइट, वहाँ के लोग भी और एनआरआईज भी। तो बेसिकली इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल है, नॉट ओनली इन हेयर ट्रांसप्लांट बट अदर थिंग ऑल्सो। तो इन सब जगहों से लोग आके करा रहे हैं। कभी कभी ये रहता है कि किसी नोन ने एक पर्टिकुलर जगह कराया और वहाँ उनको अच्छा रिजल्ट मिला तो वहाँ पे जाके करा सकते हैं। बट अगर टेक्निक वाइज बात किया जाए, टेक्नोलॉजी वाइज बात किया जाए, एक्सपीरियंस की बात किया जाए या डिफिकल्ट केसेस हैंडल करने की बात किया जाए, राइट, तो वो इंडिया में किसी भी देश से अच्छा है। ओके। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो इंडिया की हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री है, हम तुर्की को बीट कर सके, या बाहर की अदर जो इंडस्ट्री है हेयर ट्रांसप्लांट की, हम उनसे कंपटीशन में कितना आगे है, बगल में है, या फिर इनसे मतलब ये पीछे है? क्या लगता है आप? देखिए, टर्की का के बारे में बताएं तो टर्की का जो डेमोग्राफी सिचुएशन है वो बहुत अच्छा है, यूरोप के साथ में है। यूरोप में कॉस्ट ज़्यादा था, टर्की में कुछ अच्छे लोगों ने अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया जिससे वहाँ से इन्फ्लक्स शुरू हुआ। ये बात कुछ 10-15 साल पहले से शुरू हुई है, राइट। और उसकी लोकेशन यूएस से भी पास है, रशिया से भी पास है, तो इसलिए जब अच्छा ट्रांसप्लांट शुरू हुआ तो धीरे धीरे टर्की का काफ़ी नाम हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद बहुत सारे सेंटर वहाँ पे ऐसे खुलते गए जहाँ पे ऑथराइज सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से अब टर्की से बहुत सारे खराब केसेस के रिजल्ट आ रहे हैं, और जिसको रिपेयर कराने के लिए वो वापस या फिर यूरोप में करा रहे हैं, या वो इंडिया आ रहे हैं, या फिर यूएस जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली सिमिलर सिचुएशन हमारी कंट्री इंडिया में भी है कि जहाँ पे अनऑथराइज सेंटर बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे, जैसा आपने बताया कि अभी आपको पता होगा कि लास्ट ईयर कानपुर में डेथ हुई, उसके पहले पटना में डेथ हुई थी, तो ये सारी डेथ रोकी जा सकती थी अगर वहाँ पे पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने थोड़ा सा पता करके अगर ट्रांसप्लांट कराया होता कि एक अच्छे सेंटर में एक क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा हो। ये जरूर हो सकता है कि कभी ट्रांसप्लांट का कम अच्छा रिजल्ट आए, कभी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए, ये हमारे यहाँ भी होगा और ये हमेशा होगा। आप कितने भी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बन जाएंगे, कितने भी हज़ारों केस कर लेंगे, मैं खुद 3000 केस कर चुका हूँ, लेकिन ये हमेशा होगा कि कुछ लोगों का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा है, हेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली कम अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये हम पेशेंट को बता के ही शुरू करते हैं कि आपका ये केस है, आप इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसे सेंटर में कभी आपको कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, डेथ तो बहुत दूर की बात है। ओके। हेयर ट्रांसप्लांट जब आता है तो मन में ना थोड़ा सा खर्चे को लेके भी दुविधा होने लगती है, खास करके इंडिया जैसी सोसाइटी में। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो कॉस्ट वाइज कितना महंगा है? क्या एक मिडिल क्लास इंसान उसको अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्योंकि अक्सर जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट हमने आज तक सुने हैं या देखे हैं, मोस्टली जो बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, ये उसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और आसानी से करवा भी लेते हैं, और उसी को लेकर भी प्रमोशन शुरू होता है। क्या सच में इतना महंगा होता है हेयर ट्रांसप्लांट? सो अभी इंडिया में जो ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है वो काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट है, और अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बेस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी वर्क जो है हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में वो इंडिया में हो रहा है, राइट। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मिडिल क्लास से हैं, इवन लोअर मिडिल क्लास से हैं, जहाँ पे उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया और उनका अच्छा रिजल्ट आया। और पहले के समय में ये था कि सेलिब्रिटीज या एफ्लुएंट क्लास के लोग
या जिनका कैमरा फेसिंग जॉब है वही ट्रांसप्लांट करा रहे थे। तो अभी न केवल सेलिब्रिटीज बल्कि बहुत सारे प्रोफेशन में हेयर को लेके पेशेंट के कॉन्फिडेंस से फ़र्क पड़ता है। तो अभी सभी लोग ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और इसमें पहले तो मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि पहले आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं ताकि बॉल्डनेस ना हो और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े। बट अगर कोई ऑलरेडी लेट होके आया है जिसका ऑलरेडी हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और बॉल्डनेस हो गई है तो वहाँ पे आप सेफ, सक्सेसफुल और अफोर्डेबल हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। यही मैं जानना चाहता हूँ, जो अफोर्डेबल आपने बोला है ये क्या रेंज होता है? मतलब क्या सब पे जितने भी सेंटर्स होते हैं सब पे अराउंड आसपास होता है या फिर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है? जो कि जहाँ इंडिया में क्या होता है, जहाँ सस्ता होता है इंसान भाग जाएगा। हम अगर एक होर्डिंग लगा देंगे कि अगर आपको जो है 5999 में आपको हेयर ट्रांसप्लांट होगा तो आप भीड़ लग जाएगा उससे। ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में। क्या एक अच्छा सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट जो है किस रेंज में हो सकता है जिससे कि इंसान आसानी से करा सकता है? देखिए, जैसे आपने कॉस्ट की बात की तो बहुत सारी जगहों पे पेशेंट को लगता है कि 50,000 60,000 में ट्रांसप्लांट हो पाएगा। जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं कानपुर में भी यही 60,000 में ट्रांसप्लांट हो रहा था। तो एक क्वालिटी ट्रांसप्लांट इस रेट में नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? ये बहुत ही टाइम टेकिंग सर्जरी है। मोस्टली सर्जरी 2 दिन में स्प्लिट करते हैं। एक सर्जरी को करने में 2 दिन लगता है। ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जो 2 दिन में हो, चाहे बड़ी से बड़ी सर्जरी हो, क्योंकि आप 2 दिन में कर नहीं सकते। एक बार आपने शुरू की तो आपको खत्म करना होता है। बट चूंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक माइनर सर्जरी है, एक दिन में हम अराउंड 2400, 2500, 2800 ग्राफ्ट 3000 या उससे कम ही ग्राफ्ट करते हैं। और ज़्यादातर लोगों में इससे ज़्यादा ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है। तो सर्जरी को 2 दिन में स्प्लिट किया जाता है। एक दिन की सर्जरी लगभग 7-8 घंटे की होती है। तो 2 दिन में आप देख लीजिए कि कितना बड़ा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। इसमें केवल डॉक्टर की नहीं बल्कि एक मेडिकल टीम की ज़रूरत रहती है और एक पेशेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लस इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे मैं बताऊं कि कोई हमारे कुछ पंचेस हैं जो हम यूएस से मंगाते हैं, कुछ हम टर्की से मंगाते हैं, कुछ फोर्सेस हम यूरोप से मंगाते हैं, हम अपने जो हम कोरिया से मंगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंडिया से भी हम प्रोक्योर करते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट सोच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी कम नहीं हो सकती है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का बॉल्डनेस कितना है, ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर का एक्सपर्टीज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, उसके अनुसार कॉस्ट डिसाइड होती है। ओके। और हमेशा मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर अभी आपके पास ट्रांसप्लांट कराने का नहीं है फाइनेंस, तो अभी ख़राब ट्रांसप्लांट कराने के बजाय आपको रुक के कराना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एरिया ख़राब हो गया, डोनर एरिया ख़राब हो गया, तो वो बाद में कभी भी किसी भी तरीके से रिप्लेनिश नहीं हो सकता। कितने भी पैसे दे के अच्छा ट्रांसप्लांट उसके बाद नहीं हो सकता। तो अगर आपको, मैं ये बोलना चाहूँगा पेशेंट्स को कि पहले आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। अभी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, आपका फाइनेंस नहीं है या कोई भी और वजह है तो आप रुक जाएँ। कोई मेडिकल कंडीशन है तो भी आप रुक जाएँ। बहुत ही हड़बड़ी में हेयर ट्रांसप्लांट न कराएं। ओके। जैसे आपने बोला ना कॉस्ट उससे डिसाइड होती है। अब हम तो है इंडियन आदमी, आपको पता है हमारे में एक खुरापाती जुगाड़ चलता है। तो हम जुगाड़ में क्या करते रहे, एक काम कर यार मत करे कमर विग खरीद ले, मतलब विग जो है वो पहन ले। तो विग वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट क्या बेस्ट है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। जैसे ग्रेड 7 है और पेशेंट को चाहिए कि बहुत अच्छे हेयर हो जाए, बहुत घने हेयर हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आप पैच पहन सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर किसी का ट्रांसप्लांट बहुत खराब हो गया, कुछ पेशेंट में, हमें एक पेशेंट हमारे पास आती, उन्होंने स्कॉटलैंड से कराया था, बट वहाँ डोनर एरिया में ही काफ़ी ज़्यादा स्कारिंग हो गई थी एंड अनफॉर्चुनेटली उनके बियर्ड और चेस्ट पे भी ज़्यादा हेयर नहीं थे। तो हमने बोला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अभी सारे बाल को आप हटाइए और हेयर पैच पहनिए, क्योंकि अब ऐसे रहना ऑप्शन नहीं है। आप बॉल्ड हैं, आप बॉल्ड रह सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको एम्ब्रेस करते हैं, इट्स गुड फॉर देम, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बल्कि आप देखिए फॉरेन में कितने सारे एक्टर हैं जो कि बॉल्ड है। विन डीजल हैं, रॉक हैं, स्टेथम हैं, ठीक है। हमारे यहाँ देखे तो अमरीश पुरी साहब थे, अनुपम खेर साहब हैं, ठीक है, सौरभ शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर खराब ट्रांसप्लांट हो गया है तो अब प्रॉब्लम है, गंदा लगेगा। अब वो खराब दिख रहा है, अब आपको वो हटा के पैच पहनना ही पहनना पड़ेगा। तो क्या इंडिकेशन हुई पैच पहनने के? एक तो ये कि ट्रांसप्लांट संभव नहीं है क्योंकि बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक ये ट्रांसप्लांट बहुत खराब हो चुका हो, और तीसरा कि अगर आपका मेडिकल कंडीशन उसको अप्रूव नहीं करता तो भी आप पैच पे जा सकते हैं। ओके। थोड़ा सा ये बताइए कि जब हमारे हेयर फॉल होने लगता है तो हम कुछ घरेलू नुस्खे जो हमारी सोसाइटी में अक्सर बहुत पॉपुलर होते हैं, आयुर्वेदिक या अपने ट्रेडिशनल घरेलू जो होते हैं उन पे हम जाते हैं। तो सरसों का तेल लगाना, नए नए शैम्पू ट्राई करना, प्याज का रस निकाल के वो घिसते रहना कि यहाँ से मेरे बाल उड़ा है, देखो मुझे निशान है, ये सब करना क्या सही है? क्या इससे कोई फ़ायदा मिलता है? आपका क्या कहना है? राइट से देखिए, ये
एक प्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे अगर हम किसी भी तरह के ऑयल की बात करें, है ना, साइंटिफिकली देखें तो ऑयल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, वो अंदर जाके पेनिट्रेट करेगा और बालों को पोषण देगा और आपका जेनेटिक पैटर्न का हेयर लॉस रोकेगा। ये बात में बिल्कुल मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इससे हेयर फॉल नहीं रुकेगा। दूसरा, जैसे आपने प्याज का रस बोला, एक कंडीशन होती है इसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें स्कैल्प पे या बियर्ड पे, बॉडी में कहीं पे भी एक गोल एरिया बन जाता है जहाँ बिल्कुल हेयर नहीं रहते। बहुत ही कॉमन प्रॉब्म है। वहाँ पे जब हम प्याज का रस या कभी कभी लहसुन लोग लगाते हैं, कभी कभी गार्लिक लगाते हैं, तो उससे कुछ हेयर ग्रोथ हो जाती है, राइट। बट ये करना नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी इरिटेंट की तरह काम करता है और वहाँ आपको रैशेज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। बट वो एक अलग कंडीशन है, वो एक तरह का इरिटेंट का काम करके वहाँ पे बालों को थोड़ा सा ग्रोथ करा सकती है। लेकिन जो नॉर्मल हेयर फॉल है, जिसकी वजह से लोग बॉल्ड हो रहे हैं मेल में या फीमेल में, जो हेयर फॉल है वो मोस्टली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, हार्मोनल इश्यूज होता है जैसे कि थायराइड, जैसे कि फीमेल में पीसीओएस, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमियाज। इन सब चीज़ों को ट्रीट करने की ज़रूरत है। इन घरेलू नुस्खों से इस तरह का जो हेयर फॉल हो रहा है वो कभी भी ट्रीट नहीं हो पाएगा। ओके, जो शैम्पूज वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छा सबसे पहले सर ये बताइए, क्या सच में शैम्पू लगाना हमारे बालों के लिए ज़रूरी है या फिर ये एक मतलब ट्रेंड है जो चल रहा है? देखिए, शैम्पू लगाना चाहिए क्योंकि आपके स्कैल्प को भी क्लींच करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे बॉडी में हम लोग क्लींच करते हैं, वैसे ही स्कैल्प को भी क्लींच करने की ज़रूरत है जो बालों के अंदर है। लेकिन शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लींच करे, आपके वॉलेट को क्लींच ना करे, राइट। तो इसलिए बहुत फैंसी, बहुत महंगे शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। 6,000 रुपये का शैम्पू भी वही काम करेगा जो 600 रुपये का अच्छा शैम्पू काम कर सकता है, राइट। तो उसमें कुछ कंडीशन है, जैसे अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, दिखा के मेडिकेटेड शैम्पू करना है जिससे आपको इंप्रूवमेंट हो। और कभी कभी हमें दवाएं भी खाने की देनी पड़ती हैं। बट अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं और नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में ऑल्टरनेट डे शैम्पू करने की ज़रूरत होती है। अक्सर सर हम सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे लोग अपने स्कैल्प की फ़ोटो डाल देते हैं और बहुत वायरल होती है। उसमें क्या होता है कि इतनी मोटी मोटी जो है डैंड्रफ की ना पपड़ी जो है स्कैल्प में वो जमा हो जाती है, वाइट वाइट हो जाता है, फिर उसको ऐसे कंघी से बाहर निकालते हैं। बहुत गंदा लगता है, अनहाइजीनिक लगता है, लेकिन वो बहुत इंगेजिंग होता है कि यार इतना भयंकर हो सकता है डैंड्रफ। उसके पीछे क्या रीज़न है? इतना बड़ा मोटा परत का डैंड्रफ होने के पीछे सबसे मेन कोज क्या हो सकता है? राइट। सो देखिए, ये वाली कंडीशन है जहाँ आपको डॉक्टर की ज़रूरत है ना? अच्छा। जहाँ आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उसमें बहुत सारे कॉजेस हैं जहाँ पे ये होता है। एक बड़ी थिक लेयर जम जाती है, इसको पिट्रियासिस एमेंटेशिया बोलते हैं, है ना। एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, इसके अलावा कभी कभी स्कैल्प सोरियासिस करके एक कंडीशन होती है, वो इसको बढ़ा सकती है। तो इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो ये इसके पीछे कोई ऐसा हमारी कुछ ऐसी गलतियां भी है जो हम लोग घर पे अक्सर कर जाते हैं? एग्जैक्टली, जैसे नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि तेल लगाने से यानी ऑयल लगाने से ये इंप्रूव हो जाएगा। इस अदर वे राउंड, जैसे एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है जो कि ड्राई है तो उसमें डर्ट कम इकट्ठा होगा। अगर आप उस पर ऑयल लगा देंगे तो शाम तक कितना डर्ट इकट्ठा हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही अगर आप ऑयल की लेयर वहां पे बना देंगे, स्कैल्प के अंदर से भी ऑयल निकल रहता है। ये भी एक रीजन होता है डैंड्रफ बढ़ने का। हमारे स्कैल्प के अंदर से ही लुब्रिकेशन के फंक्शन के लिए, एंटीसेप्टिक फंक्शन के लिए सेबेशियस ग्लैंड से सीबम यानी कि ऑयल सिक्रीट हो रहा होता है, राइट। वो भी एक रीजन बन सकता है डैंड्रफ का। और ऊपर से आपने बहुत सारा ऑयल लगा दिया जो कि एक मिथ है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ना कि घटती है। मैंने कहीं सुना भी था, एक पॉडकास्ट की क्लिप मैं देख रहा था और काफ़ी वायरल हुई थी वो। उसमें डॉक्टर कहती है कि कभी भी सर पे तेल नहीं लगाना चाहिए। ये बात सही है कि ये? राइट। तो अगर ये वाली कंडीशन में आप ऑयल लगाएंगे ये सोच के कि अच्छा होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। ऑयल टू द मोस्ट आपके बालों में चमक लाने का काम कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ड्राई हेयर होते हैं, बहुत फ्रिजी हेयर होते हैं। तो ऑयल लगाने का सही तरीका क्या है कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल मॉर्निंग लगाएं, आधे घंटे के लिए लगा के रखें ना, उसके बाद शैम्पू कर लें। यानी कि नहाने के बाद पूरे दिन के लिए ना लगाएं कि 24 घंटे लगा हुआ है, या रात में सोते समय ना लगाएं कि 10-12 घंटे लगा हुआ है। तो ऑयल का कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा समय के लिए ना हो, केवल बालों को सॉफ्ट करने के लिए, उनमें चमक यानी कि लश्चर लाने के लिए आप ऑयल का यूज कर सकते हैं। ऑयल भी बहुत तरीके के होते हैं, अक्सर आंवला, सांवला, ये पता नहीं कितने तरह के ऑयल होते हैं। उसमें कुछ ठंडा ठंडा कूल ऑयल होता है, ठीक है, कि आप सर पे लगाओ आपका दिमाग ठंडा होता है। ये सच में ऐसा होता है कि आपका जब ब्रेन, अगर आप पूरा गर्मी में ठंडा ऑयल आप लगाओगे पूरा, वो आपकी आंखों में भी बहुत सारी जलन से होने लगती है उससे, और आपका से ब्रेन सही रहेगा, पर दिमाग आपका ठंडा रहेगा। वो तेल क्या बालों के लिए अच्छा है या फिर ठंडा रखने के लिए उसको कि आपका दिमाग ठंडा रहेगा? अगर वो दिमाग के लिए है कि दिमाग ठंडा रहेगा,
तो बालों पे उसका क्या असर पड़ता है? से देखिए, आप ये तेल लगा के अगर आप चंपी कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, बट ये यहीं तक है, ये आपका हेयर फॉल नहीं रोकेगा और ऐसे हेयर फॉल या हेयर की प्रॉब्लम नहीं इंप्रूव करेगा। जैसे मैंने बताया कि ऑयल लगाने से आपका बाल थोड़ा मुलायम हो सकता है, लश्यर हो सकता है, आप उसको कर सकते हो, बट उसको आप आधे घंटे लगा के उसको चंपी करके ठंडा महसूस करके अच्छा महसूस करके उसको शैम्पू कर लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा आप रिकमेंड भी करेंगे कि किस तरह के ऑयल का आपको इस्तेमाल करना चाहिए? सी नॉर्मली आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, जिसमें आपने बताया कि ये आंवला होता है, रीठा होता है, इन चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं, बट ये इतना ही काम करेंगे जितना मैंने बताया। इनसे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका हेयर फॉल का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अक्सर क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड ऐसे आ गए हैं जो ऑनलाइन ये क्लेम करते हैं लाइव कि हम आपके जो हेयर फॉल का जो कोज है उसको रूट से हम ठीक कर सकते हैं, उसके बाद जीवन में आपका हेयर लॉस या हेयर फॉल नहीं होगा। इस तरह के जो ब्रांड आ रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसे हो सकता है कि विदाउट एनी हेयर ट्रांसप्लांट, एनी ट्रीटमेंट, केवल जो वो कह रहे हैं उससे आपके हेयर फॉल रूट से ठीक हो जाए? राइट, देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैं बताऊं, मेल में जब कई बार आपने देखा होगा कि 20 साल में लोग फोटो दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हेयर हैं और वो 25 साल की एज में या 27 साल की एज में ट्रांसप्लांट के लिए आ गए। यानी कि एक विंडो था 4 ईयर 5 ईयर का जिसमें हम हेयर को ट्रीट कर सकते थे और बॉल्ड होने से बच सकते थे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि ट्रीटमेंट आए हुए 30 साल हो चुका है, लेकिन बॉल्डनेस की प्रॉब्लम तो नहीं कम हो रही है, हेयर ट्रांसप्लांट तो कम नहीं हो रहे हैं। इसका रीजन बहुत सारा है। इसका एक रीजन ये भी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट। जब आपको रूट कॉज है तो रूट कॉज कैसे पता लगेगा? रूट कॉज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जिस भी शहर में रह रहे हो उस शहर में जो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप वहाँ पे जाएं। कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए हम टेस्ट कराते हैं, है ना, सीबीसी कराएंगे, फेरेटिन कराएंगे, आयरन का लेवल देखेंगे, कुछ हार्मोनल लेवल देखेंगे, थायराइड का, फीमेल में पीसीओएस होगा तो उसका लेवल देख सकते हैं, है ना। इन चीज़ों से हमें रूट कॉज का पता लगेगा, राइट। जब हम उनको मेडिसिन के माध्यम से ट्रीट करते हैं, दवाओं के माध्यम से ट्रीट करते हैं, या कभी कभी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जैसे आपने नाम सुना होगा पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, या जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी, या एक्जोसोम थेरेपी, इन सारे ट्रीटमेंट को करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑनलाइन ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। ऑनलाइन गाइड करके बहुत सारा टेस्ट भी लोग नहीं शायद गाइड कर रहे होते हैं वहाँ पे, जैसे मैंने देखा है। तो इसलिए कई बार पेशेंट 3 साल 4 साल के ट्रीटमेंट के बाद जब आते हैं और मैं पूछता हूँ अपना हीमोग्लोबिन का लेवल दिखाइए, उन्होंने वो टेस्ट किया ही नहीं है, ठीक है, बेसिक टेस्ट, राइट। तो आपको जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन स्कैम से बचें, किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं जो भी आपके शहर में हो और उसको अच्छे से ट्रीट करें। ओके, तो कुछ ऐसे जो अक्सर हम लोग, अगर मेरा हेयर लॉस हो रहा है, हम जाके गूगल पे या यूट्यूब पे जाके कोई ऐसी वीडियो देख लेते हैं, उसमें आदमी ये बताता है कि आप ये 3-4 चीज़ें लोगे तो आपका हेयर लॉस ठीक हो जाएगा। क्या वो चीज़ें सीधे तौर पे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखिए, कब डॉक्टर को दिखाना है। हेयर लॉस की एक साइकिल होती है, हेयर फॉल का एक नॉर्मल लेवल भी होता है। हमारे स्कैल्प पे लगभग 1 लाख बाल होते हैं, ठीक है, वलनेक के आसपास स्कैल्प पे हेयर होते हैं, एंड एवरी डे वी शेड हेयर अराउंड 50 to 100 स्ट्रैंड, एंड दैट शेडिंग इज नॉर्मल, है ना। वो बाल गिरते हैं और बाल आते हैं, और ये एक नॉर्मल हेयर साइकिल, एक प्रक्रिया बनी रहती है। तो अगर आपको दिन में 5 बाल 10 बाल दिख रहे हैं, ऑब्वियसली वो 50 बाल आपको दिखेंगे नहीं, दिखेंगे आपको 5-10 ही, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी हेयर लाइन थोड़ी पीछे रिसीड हो रही है, अगर आपके इन दोनों जगहों पे बाल पतले हो रहे हैं, या फीमेल में एक पैटर्न होता है जहाँ से सेंट्रल पार्टीशन करते हैं वहाँ के हेयर पतले होने शुरू हो जाते हैं और स्कैल्प दिखना शुरू हो जाता है, ऐसी कंडीशन हो रही है, या आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, या स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, या रूट पे पेन हो रहा है, ऐसी कंडीशन है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और ऑनलाइन अपना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, अभी के दौर में 2026 में हेयर लॉस का जो भी इंडस्ट्री है, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है, आज डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा नया ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ ट्रेंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन आया है जो अब काम कर रहा हो हेयर लॉस पे? या डेफिनेटली हेयर लॉस में भी, हेयर ट्रांसप्लांट में भी बहुत सारी मेडिकल साइंस हमेशा इवॉल्व होती है और बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो अभी हम AI स्कैन का यूज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से आते हैं और वो कंसल्टेशन के लिए वहाँ से नहीं आ सकते, तो वो अपनी फोटोग्राफ वहाँ भेजते हैं, हम उन्हें फ्यूचरिस्टिक हेयर लाइन दिखाते हैं AI स्कैन के माध्यम से, AI सिमुलेशन से, कि ऐसा आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि कोई ग्रेड 7 में आएगा तो हमें पता है कि हम वहाँ 4000 ग्राफ्ट लगाएंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन से लगाएंगे, इतना एरिया कवर करेंगे, और इस तरीके का रिजल्ट एक हमको प्रोबेबल रिजल्ट दिखाते हैं, जिससे पेशेंट को पहले ही पता चल जाता है कि इतना रिजल्ट हमारा संभव है। अब उसके पास इन्फॉर्म चॉइस है, वो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, अगर उनको लगता है कि
किए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा तो नहीं करा सकते। तो ये इन सारी चीज़ों का एडवांसमेंट अभी हुआ है। तो जो AI स्कैन जनरेटेड हमारा AI सिमुलेशन जनरेटेड हमारे पास इमेज आ जाती हैं ट्रांसप्लांट के पहले, इससे हमें भी आसानी रहती है और पेशेंट को भी निर्णय लेने में आसानी रहती है। हेयर लॉस ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो अभी PRP के एडवांस वर्जन आ गए हैं। अभी एक्जोसोम है, एक्जोसोम बेसिकली सेल टू सेल मैसेंजर होता है, राइट। तो ये बेसिक वहाँ जाके एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है कि यहाँ पे अच्छे हेयर, स्ट्रॉन्ग हेयर बनाए जाएँ। तो एक नई चीज़ है जो कि प्लांट डिराइव्ड होता है, ह्यूमन डिराइव्ड होता है, ऑटोलॉगस ब्लड से भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस भी हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट को भी हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जो ग्राफ्ट हम निकालते हैं पीछे, वो अब बहुत ही स्मॉल पंचेस आते हैं, 0.6 0.7 मिलीमीटर के सेरेटेड पंच आते हैं, जिसकी वजह से कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होता और किसी को पता भी नहीं चल सकता। अभी एक पेशेंट ने मुझे बेस्ट रिव्यू दिया है अभी तक लाइफ का कि उसके मैंने आपको भी अभी दिखाया कि उसके सैलून वाले को पता ही नहीं चला कि कोई ग्राफ्ट निकाला गया है, जबकि वहाँ 3800 ग्राफ्ट निकाले गए थे, बट सिंगल ग्राफ्ट उसको वहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड सैलून वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही नेचुरल है वहाँ पे, राइट। तो एक अच्छा जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसमें 2-3 बातें होनी चाहिए। एक तो पेशेंट का कंफर्ट होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि 1 या 2 दिन की सर्जरी हुई, 1 दिन में उसको आपको पूरा आराम करना है, उसके बाद हम बैंडेज रिमूवल करते हैं, शैम्पू करते हैं, एंड देन यू कैन गो बैक टू योर कंट्री और योर सिटी, है ना। यू कैन स्टार्ट योर रेगुलर रूटीन वर्क, राइट। लेकिन अगर आपका काम बहुत ज़्यादा धूप से रिलेटेड है, जैसे हमारे सेना के भाई हैं, बहुत सारे सैनिकों का मैंने ट्रांसप्लांट किया है, इंडियन आर्मी में बहुत सारे लोगों का ट्रांसप्लांट किया है मैंने। इसके अलावा अगर आपके ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, ठीक है, जिनको धूप में बहुत काम है, या आपका ऐसा काम है जो धूप में बहुत ज़्यादा है, आपको बाइक से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो आपके पास लगभग 1 हफ्ते का टाइम होना चाहिए ताकि स्कैल्प आपका पूरी तरह से सही हो जाए, क्लीन हो जाए और उसमें कोई भी पसीने की वजह से इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ख़त्म हो जाए। ओके। तो जैसे आपने बोला कि वो शैम्पू वगैरह जो है वो कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है किस जगह पे, उस जगह पे नॉर्मल शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो मैं कुछ पोस्ट प्रोसीजर ट्रांसप्लांट के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे आज आपका ट्रांसप्लांट हो तो अगले 2-3 हफ्तों तक आपको क्या करना है ताकि आपके ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे ट्रांसप्लांट टिपिकली 1 या 2 दिन की सर्जरी होती है, मोस्टली 2 दिन लगते हैं ट्रांसप्लांट करने में। उसके बाद आपको 1 दिन पूरा आराम करना चाहिए और फिर उसके बाद आके हम बैंडेज रिमूवल करते हैं और शैम्पू करते हैं। साथ में एक नॉर्मल सलाइन की बॉटल देते हैं जिससे आपको एरिया को स्प्रे करते रहना है, यानी दिन में 8 बार 9 बार स्प्रे करना है, हर 1 घंटे 1.5 घंटे पे आपको स्प्रे करना है। इससे क्या होता है, आपके ग्राफ्ट का हाइड्रेशन बना रहता है, क्योंकि नए ग्राफ्ट को हमें ड्राई नहीं रखना है, हमें उनको हाइड्रेट रखना है, राइट। वो एक तरह से सिंपल भाषा में समझाएं तो नए पौधे लगाए हैं और उनको आपको पानी देते रहना है, ठीक है, तो उनको हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा उनमें स्कैब बनता है, जैसे कहीं चोट लगती है तो पपड़ी बनती है, तो अगर आप उसको हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो बहुत ही थिक स्कैब बन जाएगा जिससे ग्राफ्ट के डिसलॉजमेंट का चांस बढ़ जाता है, तो वो भी उससे नहीं होता है। हीलिंग भी फास्ट होती है, तो इसलिए 1 हफ्ते के लिए लगभग हम सलाइन स्प्रे करने को देते हैं। लगभग 3 हफ्ते के लिए हम बोलते हैं कि पेशेंट को जिम नहीं करना चाहिए। 1 हफ्ते के लिए तो जिम पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद लाइट चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं, जैसे थोड़ा ट्रेडमिल करना या लाइट वेट उठाना, ये हम 1 हफ्ते के बाद शुरू कर सकते हैं। योगा करना, ये हम 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जिम क्यों नहीं करना चाहिए? जिम करने से क्या होगा कि एक तो रब हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है स्कैल्प पे, जिससे ग्राफ्ट डिसलॉज हो सकता है, राइट। दूसरा, पसीना बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो अगर बहुत ज़्यादा स्वेट होगा तो वहाँ पे इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, और अगर आपने स्क्रैच किया तो ग्राफ्ट डिसलॉज हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए हफ्ते से 10 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी चाहिए। उसके बाद आप लाइट जिमिंग शुरू कर सकते हैं और 3 हफ्ते के बाद आप फुल जिमिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 1.5 से 2 महीने तक हमें हेयर कलर यूज नहीं करना है। 1.5 से 2 महीने तक हमें स्विमिंग पूल में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ क्लोरीन वाटर होता है जो कि आपके बालों को इरिटेट कर सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग एनीवे अवॉइड करना चाहिए, बट ट्रांसप्लांट के बाद डेफिनेटली 1 महीने के लिए अवॉइड करना चाहिए। ओके। अभी जब हमारी बातें हो रही थी तो आपने कहा था कि 1983 के वर्ल्ड कप के जो लेजेंड थे मदन लाल जी, उनकी उम्र भी आई थिंक अब बहुत अच्छी खासी हो गई होगी, उनका भी आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। कैसा अनुभव था, क्या उनका एक जो खास करके सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी साथ में होते होंगे जब उनका हेयर ट्रांसप्लांट होता है, थोड़ा उस कहानी के बारे में बताइए। राइट। एज ए क्रिकेट फैन ये बहुत अच्छा लगता है। सर ने ही विविन रिचर्ड को आउट किया था और फिर 83 का वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे। आई थिंक सर का 2 या 3 साल पहले ट्रांसप्लांट किया था, एंड ही इज़ वेरी फिट,
आई हैव नेवर सीन अ पर्सन एट दिस एज दैट मच फिट, क्योंकि एथलीट रहे हैं शुरू से। और उन्होंने बताया कि 10 साल से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, और अभी भी वो बहुत एक्टिव हैं, टीवी में कमेंट्री करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, टचवुड रिजल्ट भी अच्छा है। और नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने चैलेंजेस पूछे, तो ज़्यादातर लोग जो बॉलीवुड के लोग हमारे पास आते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी पैच पहन रहे होते हैं, राइट। अब जैसा वो पैच पहन रहे हैं, जैसे उनकी शूटिंग हो चुकी है, जैसे लोग उनको देख रहे हैं, लगभग वैसी ही हेयरलाइन बनानी होती है। डेंसिटी भी उनको हाई चाहिए होती है, तो कई बार 1 सेशन, कई बार 2 सेशन की भी ज़रूरत होती है। तो एक ये चैलेंजेस हो गया। अच्छी बात ये रहती है कि मैंने देखा है नॉट ओनली सेलिब्रिटी, सारे ही एकम्प्लिश्ड लोग जो हमारे पास आते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। जैसे अभी मैंने एम्स के डॉक्टर का किया, ही इज़ प्रोफेसर इन एम्स, काफ़ी सीनियर हैं, 60+ उनकी एज है। तो मैं उनको थोड़ा सा अपने टेक्निक के बारे में और चीज़ों के बारे में बता रहा था कि कैसे कैसे हम करेंगे सर। तो सर ने बोला कि डॉक्टर साहब आप तो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, और बस मैं आपके पास आया हूँ, आप करिए, अच्छा करना है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो उन्होंने बता दी। तो ये सारे ही लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा होता है लाइफ में, उनका ट्रांसप्लांट करना बहुत ईजी है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत अच्छी रहती है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत रियलिस्टिक रहती है, और उनके क्वेश्चन भी बहुत सिंपल रहते हैं, और वो उनका जो कोऑपरेशन लेवल है वो भी बहुत हाई रहता है। ओके। तो हमें कोई समस्या नहीं आती, बल्कि उनका करना बहुत आसान रहता है, बहुत मज़ा आता है करने में। ओके, अच्छा ये बताइए कि मतलब आप नाम बता पाएंगे बॉलीवुड के जिनको आप जानते हो, कौन लोग पैच पहनते हैं, कौन नहीं पहनते, ऐसा कोई है आपके दिमाग में? हाँ, नहीं, बहुत सारा अभी तो देखिए बहुत कॉमन है, लगभग सभी लोगों ने ट्रांसप्लांट करा रखा है, और ये पब्लिक फोरम पे भी है, सभी को पता है। सलमान खान साहब का ट्रांसप्लांट हुआ है, आमिर खान साहब का ट्रांसप्लांट हुआ है, अक्षय कुमार जी का ट्रांसप्लांट हुआ है, मनोज वाजपेयी जी का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये सब लोग को पता है। कुछ लोग पैच पहनते हैं, है ना, जैसे बच्चन साहब पैच पहनते हैं। तो जिसको जो कम्फर्ट रहे वो हिसाब से करते हैं। ओके, तो ऐसे अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो हेयर ट्रांसप्लांट करता है, उसको भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी तो वो कहाँ जाता है? वो इंडिया में ही जाते हैं या फिर वो बाहर जाता है कराने? डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का किया है हेयर ट्रांसप्लांट। इनफैक्ट मैंने अपने 9 बैचमेट का ट्रांसप्लांट किया है, जो कि मेरे बैचमेट रहे हैं, और 2 रूममेट का भी ट्रांसप्लांट किया है। अच्छा। और हाँ, और एक तीसरा रूममेट, यानी कि 10वां पेशेंट आ रहा है नेक्स्ट वीक मंडे को, उसका ट्रांसप्लांट है। ही इज अ रेडियोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर सारे तो इंडिया में करा रहे हैं। आज भी एक मेरे सीनियर की बात हुई थी, न्यूरो सर्जन फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, जहाँ से मैंने किया है। और सर अभी आई थिंक 3 साल सीनियर है मेरे से, और उन्होंने कुछ फोटोग्राफ वगैरह भेजी, और मैंने बोला कि इसमें ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वही वाली बात, फिर बोले आप तो एक्सपर्ट हो, और ठीक है, सितंबर में आके इसको ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारे डॉक्टर्स, इंडिया के जो लोग हैं, वो इंडिया में ही ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। इवन सेलिब्रिटीज़ भी अब इंडिया में ही ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है, कई बार अननेचुरल सा दिखने लगता है, ठीक है? क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है? क्या क्या गलतियाँ अक्सर हो जाती है कि अननेचुरल दिखता है? राइट। जैसे देखिए, मैं कल ही अपनी ओपीडी में बैठा था, पेशेंट आया, जैसे ही आया मुझे देखते ही एट अ ग्लांस पता चल गया कि ट्रांसप्लांट हो चुका है ऑलरेडी। तो पेशेंट ने दुबई में कराया था। तो इसमें क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। जैसे यहाँ से ग्राफ निकल रहा है, तो इट्स अराउंड 15 to 20 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ इमरजेंस बढ़ा दिया गया, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री कर दिया गया, तो वो ऑड दिखेगा। इसी तरह से ग्राफ्ट के इमरजेंस का एक डायरेक्शन होता है, अगर लेफ्ट राइट जा रहा है तो वो भी ऑड दिखेगा। डेप्थ ऑफ द हेयर अगर कम या ज़्यादा है, जैसे ग्राफ्ट की जो लेंथ होती है वो लगभग 3 मिलीमीटर से लेकर 6-7 मिलीमीटर तक होती है, मोस्टली ये 4-5 मिलीमीटर तक रहती है। तो हम क्या करते हैं, सर्जरी के दौरान ग्राफ्ट निकालते हैं, उसके अनुसार ही पेशेंट के लिए स्लिट बनाते हैं, मतलब इसे कस्टमाइज थिंग, राइट। तो अगर आपने बहुत डीप बना दिया है, बहुत सुपरफिशियल बना दिया, तो वहाँ पे पता चल जाता है, थोड़े निशान दिखते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है। तो एंगल, डायरेक्शन, डेप्थ एंड डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी अगर किसी पर्टिकुलर जगह बहुत कम है, तो भी पता चल जाएगा कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है। इसका ध्यान रखते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला कल वाला केस बताया, इसमें ये चीज़ें लगभग ठीक थी, बट क्या था, जो लाइन थी वो पेंसिल से लगा लीजिए, सीधी एक हेयर लाइन बनी है। तो अगर एक सीधी हेयर लाइन नेचुरल हेयर लाइन नहीं होती, आपने देखा होगा कि एक सीधी सी लाइन बन जाती है, तो वो बहुत अननेचुरल लगती है। इसके अलावा फ्रंटल हेयर लाइन में सिंगल हेयर होते हैं, और वो हेयर भी पतले थोड़े होते हैं। तो हमें देख के यहाँ कान के पास से ग्राफ्ट निकालते हैं, सिंगल हेयर होने चाहिए और थिन होने चाहिए। अगर वहाँ मोटे मोटे हेयर लग गए, डबल, ट्रिपल, 4 वाले ग्राफ्ट लग गए, तो बाल तो आ जाएगा, लेकिन वो नेचुरल नहीं लगता है। ओके, मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा था सर बार बार, जब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के रिगार्डिंग, जब हम इनोवेशन के बारे में बात करते हैं, आजकल रोबोटिक सर्जरी आ गई है, आपके जो घुटने ट्रांसप्लांट होते हैं, आपकी जो गाइनो होती है वो भी आप जो है रोबोट का इस्तेमाल करने लगी है। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट में भी रोबोटिक वो सर्जरी आ सकती है, या कहीं पे आ गई है, या ये पॉसिबल नहीं है?
सी बेसिकली रोबोट यहाँ पे असिस्ट करता है कुछ प्लानिंग के लिए, राइट। जैसे अभी हम जो एआई सिमुलेशन बनाते हैं वो प्लानिंग में असिस्ट करता है। अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें डीपली इन्वॉल्व होकर ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे कि पेशेंट जब आते हैं तो हम उनके पूरे पीछे स्कैल्प में देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने ग्राफ्ट हैं, यहाँ पे साइड में कितने ग्राफ्ट हैं, टोटल एरिया कितना है, कितनी ग्राफ्ट की अवेलेबिलिटी है, कितने ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। लोगों में 60 ग्राफ्ट से लेके 120 ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। अब अगर किसी के पास बहुत अच्छे हेयर हैं, 100 ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वहाँ से बहुत सारे ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। बट किसी के पास 60 ही ग्राफ्ट है या किसी का ट्रांसप्लांट पहले हो चुका है, इसकी वजह से ग्राफ्ट कम हो चुके हैं, तो हम उतने ही ग्राफ्ट निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले कैलकुलेट करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग रेसिपिएंट एरिया देखते हैं कि कितना बड़ा एरिया है जो कि इन्वॉल्व है ना। उसको हम अलग अलग जोन में डिवाइड करते हैं, जोन 1, 2, 3, 4, 5, कि किस जोन में हम कितने ग्राफ्ट डालें कि वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आए। तो लगभग 1-1.5 घंटे सुबह का टाइम तो इसी प्लानिंग में जाता है कि इस पर्टिकुलर केस को कैसे करना है, राइट। तो ये सब जब हम प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे आउटकम अच्छा आता है, राइट। तो अभी जो रोबोट सिस्टम जो बना हुआ है उसमें एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राफ्ट तो विद एक्सपीरियंस हम 98-99% ग्राफ्ट सही निकाल लेते हैं, राइट। बट वहाँ पे प्रोसेस भी बहुत स्लो है और ग्राफ्ट का ट्रांसेक्शन यानी कि बाल कट जाने का रेट बहुत ज़्यादा है। तो सही ग्राफ्ट निकालने का रेट अराउंड 60-65% आ रहा है। तो कहाँ 65% विद दैट रोबोट और कहाँ 99% विद आवर एक्सपर्टीज। बट हाँ, मशीन हमारी जो होती है वो हमें एड ऑन करती है, वो हमें, जैसे बहुत पहले मैनुअल पंच हुआ करता था जो कि बहुत स्लो काम करता था, एक दिन में 500, 600, 1500 से ज़्यादा ग्राफ नहीं हो सकते थे। बट अभी असिस्टेड मशीन की वजह से हम तेज़ी से काम कर लेते हैं। बट मेनली ये काम तो सर्जन के हैंड पे ही, सर्जन के स्किल पे ही डिपेंड करता है। तो अगर रोबोट पूरी तरह से आ भी जाता है तो वो जस्ट हमको थोड़ा हेल्प कर सकता है कि हम उसको प्लानिंग थोड़ी और बेहतर कर सकें। प्लानिंग ऑलरेडी हम काफ़ी बेहतर कर पा रहे हैं, थोड़ा और इसको समय के साथ बेहतर कर पाएंगे। और रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी एक मार्केटिंग गिमिक है। जो मैंने आपको बताया था कि 2016 में सैलून में डेथ हुई, उस सेंटर का नाम भी एडवांस रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट था। और पेशेंट वो देख के उनको लगता था कि ये कुछ नई चीज़ है, कुछ अच्छी चीज़ है, और उसमें वो ट्रैप में फंस जा रहे थे और सैलून में उनकी सर्जरी हो रही थी। तो आपको बेसिकली एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ढूंढना है, उन पे आपको भरोसा दिखाना है। पहले आप अपनी सारी उसमें रिसर्च करिए, आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर की डिग्री क्या है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, डॉक्टर के कितने केसेज हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें पूछना आपका अधिकार है। और सही चीज़ें पढ़िए, जो मार्केटिंग गिमिक की चीज़ें हैं उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं किसी भी सर्जरी में, तो हेयर ट्रांसप्लांट भी होते हैं। तो बहुत सारे सेंटर पे क्या होता है कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट को निकाला और उसका एक फैंसी सा नाम दिया और बोला हमारे यहाँ ये टेक्निक का ट्रांसप्लांट होता है। तो ये तो एक मार्केटिंग टूल है, उसका रियल रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। ओके तो जहाँ पे भी लिखा होता है कि रोबोटिक सर्जरी होती है, हेयर ट्रांसप्लांट रोबोट करता है, बहुत प्रीशियस होती है, हाई टेक इनोवेशन होता है, वो एक मार्केटिंग गेमिंग हो सकता है। राइट, वो एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है और उससे जरूर बचना चाहिए। ओके आपके बालों का राज क्या है? क्योंकि आपके बाल जो है बड़े घने अच्छे हैं, बढ़िया है, जब बात करें तो देखते रहते एकदम अच्छे खासे अच्छी हेयर लाइनिंग है। क्या है मतलब क्या करते हैं? आपका तो कोई रूटीन होगा, आप तो खैर एक्सपर्ट भी, आपको पता होगा, आप क्या यूज़ करते हैं अपने हेयर? पहले तो अंकुर जी कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हूँ, फैमिली में तो बॉल्डनेस बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन शुरू से ही कुछ हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने इस पूरा हेयर ट्रीटमेंट का पूरा इवोल्यूशन देखा है, क्योंकि उस जमाने में तो पीआरपी भी नहीं होता था, जीएफसी भी नहीं होता था, है ना। सिंपल मेसोथेरेपी आ गई थी, मतलब कुछ विटामिन के कंकॉक्शन होते थे जिनको हम इंजेक्ट कर सकते थे, मिनॉक्सिडिल होता था, फिनेस्ट्राइड होता था। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट होते थे वहाँ से शुरू किया था, और उस समय ये ट्रीटमेंट ही अवेलेबल थे, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा मैं स्ट्रेस बहुत कम लेता हूँ, जैसे मैंने बताया, इस सिंपल टू बी हैप्पी, इट्स डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो लाइफ में सिंपल रहना चाहिए। ये मोबाइल में रात के 1 घंटे सोने के पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक यूज नहीं करता हूँ। अरे वाह, नाइस। तो ये सब चीज़ें आपको स्ट्रेस से दूर रखती हैं, राइट। तो अगर आप स्ट्रेस से दूर रखेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, समय समय पे, जैसे मेरी एज भी 44 है तो मैं ईयरली ब्लड चेकअप कराते रहता हूँ, है ना, कभी कभी 6 मंथली भी, और अपने सारे विटामिन D, B12, न्यूट्रिशनल, आयरन, ये सब आप सही रखते हैं तो डेफिनेटली आपके हेयर अच्छे रहते हैं। ऐसा कोई विटामिन सप्लीमेंट्स भी है जो, मतलब विटामिन की खासकर मैं बात करूंगा, जो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है? डेफिनेटली ये सारे विटामिन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बायोटिन इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम पेंटोथेनेट इंपॉर्टेंट होता है, आयरन इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन D, B12, प्रोटीन, जिंक, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो अभी विटामिन के कंकॉक्शन जो आते हैं टैबलेट, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ओके जाते जाते उन लोगों को जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहे हैं, उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो उनके लिए ज़रूरी हो? राइट, सो मैं ये कहना चाहूँगा
कि हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम है, जी। हर 3 में से 1 को है, उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चूज़ करते हैं कि आपको हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करना है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और उसका ट्रीटमेंट कराएँ। अगर आप चूज़ करते हैं कि नहीं आपको पैच पहनना है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चूज़ करना है कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता, आप बाल्ड भी रह सकते हैं, तो आप उसको एम्ब्रेस कर लिए, इट्स गुड फॉर यू, राइट? लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपका ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छा है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपको दवाओं का कोई साइड इफेक्ट ना हो। साथ ही अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तब तो आपको और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आप मार्केटिंग गिमिक वाले सेंटर में ना फंसें। आपके ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। आपकी सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसप्लांट के बाद उसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और बहुत सारे अच्छे सेंटर हैं जो अच्छा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश में तो बहुत ही ज़्यादा सेंटर हैं, और अगर हमारे पास आना चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं, या किसी भी अपने शहर में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, अपने अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से अपना इलाज करा सकते हैं। ओके सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑथेंटिक सेंटर से, जैसा कि आपने बताया, और अगर वो डॉक्टर अखिलेंद्र जी से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं कि उनका हेयर लॉस रुक जाए, उनको अगर आपसे कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? राइट, सो देखिए हमारा सेंटर गुड़गांव में है पिछले 1.5 डिकेड से। अक्स हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर करके नाम है, AKS हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, ओके। और ये सुशांत लोक में है। नंबर 8595300300 है। आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम है जो आपको असिस्ट करेगी। बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं जी। वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे या मेरी टीम से, और वहाँ पे इलाज शुरू कर सकते हैं। और अभी मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट मेरे पास कोटा से, गुजरात से, मेरठ से, काफ़ी दूर दूर से आते हैं हेयर ट्रीटमेंट के लिए। जी। और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो जैसे मैंने बताया सारे कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पे न केवल हमारे सेंटर पे, मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वर्क हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर ट्रीटमेंट के फील्ड में हो रहा है। सर, 90% लोगों को हेयर फॉल का कारण नहीं पता होता, क्या ये सही है? शायद 90% ना हो, बट हाँ बहुत सारे लोगों को अपने हेयर फॉल का रीज़न नहीं पता होता। कई बार न्यूट्रिशनल रीज़न होता है, कई बार स्ट्रेस रिलेटेड रीज़न होता है, कई बार जेनेटिक रीज़न होता है, कई बार आप फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है जिसकी वजह से आपका पानी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो बहुत सारे रीजन्स होते हैं हेयर फॉल को, और बहुत सारे केसेस में आपको उसका पता नहीं रहता। ओके। अगर डेली 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो क्या आप सच में गंजे हो जाएंगे, ऐसा होता है? डेली 100 से ज़्यादा अगर बाल गिर रहे हैं तो हाँ, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बट आप ट्रीटमेंट करके उसको आराम से रोक सकते हैं, और गंजे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितने ऐसे बाल हैं जो गिरे, एक नंबर कितने बाल होते हैं जो अगर डेली सी गिरे तो कोई नॉर्मली दिक्कत नहीं है? नॉर्मली हेयर फॉल साइकिल के हिसाब से 50 से 100 बाल रोज गिरना नॉर्मल है, बट 24 आवर्स में ये है, तो आपको अगर 50 से 100 बाल दिख रहा है तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा। पर डे अगर आपको 5 to 15 हेयर स्ट्रैंड दिखते हैं, 20 हेयर स्ट्रैंड दिखते हैं, तो ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा हेयर स्ट्रैंड अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और ये एक मेडिकल कंडीशन है, और आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। हेयर फॉल के ऐसे शुरुआती 4 से 5 ऐसे क्या इंडिकेशन या संकेत हो सकते हैं जो हमको जानने चाहिए? एक तो जैसे मैंने बताया, इससे ज़्यादा अगर हेयर फॉल आपको दिख रहा है, एक ये संकेत हो गया। दूसरा, मेल में यहाँ पे अगर हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही है तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहाँ पे अगर थिनिंग भी हो रही है तो भी मतलब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फीमेल में सेंट्रल पार्टीशन वाले एरिया से अगर थिनिंग हो रही है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। स्कैल्प अगर आपका हेल्दी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, डैंड्रफ होता है, डर्मेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, और रूट पे पेन होता है, इन सभी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्या शैम्पू बदलने से हेयर फॉल रुक जाता है? शैम्पू बेसिकली आपके स्कैल्प को क्लींज करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने की ज़रूरत है, बट शैम्पू अलोन कैन नॉट ट्रीट द हेयर फॉल। ओके। बाल धोने के बाद सबसे बड़ी गलती जो अक्सर हम लोग कर जाते हैं? सी गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए। गीले बालों में कॉम्ब करने से बाल ज़्यादा टूटते हैं। क्या बालों में तेल लगाने से नए बाल उगने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं? नहीं, ये मिथ है। ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो सकती। हेलमेट पहनने से हेयर फॉल होता है? नहीं, हेलमेट पहनने से ऐसा हेयर फॉल नहीं होता, बट अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक हेलमेट या कैप पहने हुए हैं तो वहाँ पे आपका डर्ट, वहाँ पे पसीना ज़्यादा होगा, ज़्यादा डर्ट ग्रिम इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प अनहेल्दी हो जाएगा और वहाँ पे हेयर लॉस हो सकता है। ओके। जो हार्ड वाटर होता है, क्या हार्ड वाटर से हमारे बाल खराब हो सकते हैं? इस हार्ड वाटर से बेसिकली बालों का फ्रिजी होना, बालों का गिरने की भी समस्या बढ़ सकती है। तो हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपके यहाँ बहुत हार्ड वाटर आता है, आप उसको लेवल चेक कर सकते हैं, वाटर सॉफ्टनर का यूज कर सकते हैं। अगर हम डेली शैम्पू करते हैं अपने सर में तो क्या ये निगेटिव साइन है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है? डेली मेडिकेटेड शैम्पू यूज करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे जिसमें दवाएं होती हैं लाइक कीटोकोनाजोल, जिंक पैराथियोन, ऐसे शैम्पू को रोज करने की ज़रूरत नहीं होती। हफ्ते में 1 या 2 दिन काफ़ी होता है। बट हाँ, अगर कोई जिम कर रहा है जिसको बार बार पसीना हो रहा है या बहुत ह्यूमिड कंडीशन में है, तो आप माइल्ड शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू, pH बैलेंस शैम्पू आप यूज कर सकते हैं।
क्या डैंड्रफ से सच में बाल गिरते हैं? सी डैंड्रफ अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रूट पे इन्फ्लामेशन करता है, जिससे हमारे हेयर फॉल हो सकता है। क्या स्ट्रेस में सच में बाल झड़ने लगते हैं? डेफिनेटली इसकी कंडीशन है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इट कैन बी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इट कैन बी मेडिकल स्ट्रेस, लाइक बीमारी हुई, टाइफाइड हुआ, डेंगू, मलेरिया, कोविड, इन सब के बाद हेयर फॉल होता है और इसको टीलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। बट ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है और ट्रीटमेंट से आसानी से ठीक हो जाती है। अगर किसी का हेयर फॉल वो जेनेटिक है, क्या जेनेटिक हेयर फॉल को भी रोका जा सकता है? डेफिनेटली ये मेडिकल साइंस जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के जो ट्रीटमेंट आए हैं 1996 ऑनवर्ड, ये जेनेटिक हेयर फॉल को रोकते हैं और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने है। ओके। क्या स्मोकिंग से हेयर फॉल बढ़ता है? यस, स्मोकिंग से हेयर फॉल बढ़ता है, हेयर थिनिंग बढ़ती है, बिकॉज उसके अंदर निकोटीन होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, आपके ब्लड की सप्लाई कम होती है, फ्री रेडिकल्स बनता है, तो स्मोकिंग इज अ बिग नो। ऐसे में कौन से विटामिन या मिनरल्स है जिनकी कमी से हेयर फॉल शरीर में होने लगता है? राइट, सो विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट, विटामिन B12, बायोटिन, आयरन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी, जिंक, सेलेनियम, ये सारे मिनरल विटामिन हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बेस्ट फूड क्या होंगे जो हमारे हेयर की हेल्थ के लिए सबसे अच्छे होते हैं? जिनमें ये सारे विटामिन हो, जैसे आप वॉलनट, आमंड, सीड्स, पम्पकिन सीड, बेरीज, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडे ले सकते हैं दिन में 2, सिट्रस फ्रूट, कीवी, ऑरेंजेस, आंवला, इन सब चीज़ों का सेवन करें, स्मोकिंग से दूर रहें और स्ट्रेस से दूर रहें। ओके। जो हेयर ड्रायर अक्सर हम यूज़ करते हैं अपने बालों को सुखाने के लिए, कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए? हेयर ड्राई में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के करते हैं तो उसमें खतरनाक और ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज हीट की वजह से वहाँ पे जब आप रोज़ हेयर ड्राई यूज करेंगे विद हीट, तो आपका जो नेचुरल वहाँ मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे, ज़्यादा टूटने लगेंगे, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हेयर सीरम, अक्सर तेल के अलावा जो ये आजकल बहुत सारे हेयर सीरम वगैरह आ रहे हैं, हेयर सीरम कितना ज़रूरी है हमारे लिए? हेयर सीरम को आप हेयर की लेंथ में लगा सकते हैं और उसको स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, हेयर लेंथ पे लगा के बालों की चमक बढ़ा सकते हैं और बालों की फ्रिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली उसके अंदर आर्गन ऑयल, मलबेरी ऑयल, बायोटिन, इस तरह के कंपोनेंट होते हैं, तो वो इस तरह से यूज कर सकते हैं। स्कैल्प में जो हम लोग आजकल मसाज करते हैं कि इससे हमारी स्कैल्प हेल्दी रहेगी और हमारे फॉलिकल्स भी अच्छे होंगे, जिससे हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, तो स्कैल्प की मसाज करना सही है बालों के लिए? स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं, बट उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा कि उस मसाज की वजह से आपका हेयर फॉल इम्प्रूव हो जाएगा। जो अक्सर हम टाइटनिंग हेयर स्टाइल जो है बनाते हैं, उससे हेयर लॉस होता है? डेफिनेटली, जैसे हमने देखा है कि हमारे सिख जेंटलमैन में जो हम पग पहनते हैं और कई बार हेयर को बहुत टाइट बांधते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। मैंने तो पढ़ाई चंडीगढ़ से की, तो बहुत सारे हमारे सिख जेंटलमैन हैं जिनका हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो उसकी वजह से इवन बियर्ड में जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं, जो टाइट ब्लेड बांधते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं। और फीमेल में भी कभी कभी जब बहुत टाइट चोटी बनाई जाती है, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। हेयर ट्रांसप्लांट से मौतें हो रही है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे मीडिया में भी आए हुए हैं, क्यों होती है हेयर ट्रांसप्लांट से मौत? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये एक माइनर सर्जरी है जिसमें किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो आपने डेथ का बताया है, जो लास्ट कानपुर में हुई थी और हर साल 1-2 केस रिपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, उसकी प्रमुख वजह है कि ये सारे सेंटर जो है वो अनऑथराइज सेंटर होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, मोस्टली टेक्नीशियन डिपेंडेंट काम हो रहा होता है और वहाँ पे पेशेंट का जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो भी नहीं हुआ रहता है कई बार, और पोस्ट ट्रांसप्लांट जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है तो उसको मैनेज करने के लिए कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, एंड इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक प्रॉपर डॉक्टर के यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। सर, फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल जैसी जो दवाइयाँ हेयर हेल्थ के लिए यूज होती है, अक्सर सुनने में आता है कभी कभी कि इन दवाओं के इस्तेमाल से जो सेक्स की पावर है वो कम हो जाती है, इंसान सेक्स अच्छे से नहीं कर पाता है, क्या ये सही है? देखिए, ये दोनों दवाएं US FDA अप्रूव्ड है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मिनॉक्सिडिल दवा है, ये वेसोडाइलेटर है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है, बालों को एनाजन ग्रोथ फेज में रखती है और इसका सेक्सुअल साइड इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये मोस्टली लगाने के लिए आती है स्कैल्प पे और खाने के भी टैबलेट आती है, राइट। अब अगर फिनेस्ट्राइड के बारे में बात करें तो फिनेस्ट्राइड 1 mg 1996 में अप्रूव्ड हुई थी मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए। ये बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन अगर उसकी गलत डोज अगर आप लेंगे, 1 mg की जगह 5 mg लेंगे या 1 mg बहुत ज़्यादा समय तक लेते रहेंगे, तो उसमें कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि डिक्रीज लिबिडो, डिजायर टू हैव सेक्स कम होना, इसके अलावा परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। सभी डेवलप्ड कंट्री में ये एक प्रिस्क्राइब ड्रग है और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है। इंडिया में भी ऐसे रूल होने चाहिए और अपने से या सोशल मीडिया में देख के या कोई दोस्त यूज कर रहा है उससे ये ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर के साथ उनके सुपरविजन में ये दवा लेनी चाहिए। ओके,
सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी मज़ा आपसे बात करके, और ख़ास करके बहुत ज़रूरी बात ये है कि स्ट्रेस ना लीजिए आप। स्ट्रेस जो है आपके हेयर लॉस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत, और लेना भी नहीं चाहिए। वो हेयर लॉस क्या आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को भी ख़राब करता है। और अगर आप इस तरह के जो ट्रैप्ड है, जैसे कि सर ने बताया कि जहाँ रोबोटिक या फिर अलग अलग तरीके के वर्डों को यूज़ करके जो एक मार्केटिंग गेमिंग प्ले किया जाता है, वो आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए वो जाने से पहले गूगल पे या लोगों से या जहाँ पे भी आपको लगता है कि अच्छी कंसल्टेशन या अच्छा आपको एक एडवाइस मिलेगी, उनसे पूछिए कि अच्छा जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर कौन सा है, कहाँ पे आपको कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है ये और भी बढ़े। इसलिए आपको अभी से ही सचेत होने की ज़रूरत है। अच्छा सेंटर की ज़रूरत है, जैसे कि अखिलेंद्र सर का सेंटर है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेयर लॉस से संबंधित या हेयर फॉल से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके अपना पूछ सकते हैं, सर उस पर जवाब ज़रूर देंगे, या फिर इनको आप DM भी सीधे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।